एपिसोड की शुरुआत होती है सांगजी से, जो एक हाई स्कूल गर्ल है। वो कार के पास रखी सामान को देख रही होती है जब पीछे से डुएन आता है और कहता है चोर पकड़ी गई। सांगजी उसे देखती रह जाती है और सोचती है ये दूसरी बार है जब मैंने उसे इतना करीब से देखा है। स्टोरी यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जब सांगजी एलिमेंट्री स्कूल में होती है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई की जगह बाहर उड़ते बर्ड्स पर होता है। टीचर उसे डांट कर कहती है स्टडीज में ध्यान लगाओ, पर सांगजी फिर भी ड्राइंग बनाने लगती है। जब टीचर उसे पकड़ लेती है तो उससे कहती है कि कल अपने पेरेंट्स को ले आना। गुस्से में सांगजी टीचर की फनी ड्राइंग बना देती है। क्लास के बाद उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसकी मॉम ऑलरेडी 2 बार स्कूल आ चुकी है। तभी कुछ लड़के उसके दोस्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि फूजेंग ने उन्हें पार्टी में बुलाया है, पर सांगजी मना कर देती है। वो अपने भाई सांगयान को मैसेज करती है हेल्प के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। गुस्से में वो उसकी बुराई करने लगती है। घर जाकर वो सोचती है कि वो मॉम को स्कूल वाली बात कैसे बताए, पर उसकी मॉम बताती है कि उसका भाई घर आ गया है। खुशी में सांगजी फ्रूट्स लेकर भाई से मिलने के लिए जाती है, पर वहाँ उसे डुएन मिलता है। उसे लगता है कि भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। तभी सांगयान आता है और बताता है कि डुएन उसका रूममेट है। डुएन अपना इंट्रो देता है और सांगजी की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बता देता है, जिससे सांगयान उसे मारने लगता है। सांगजी गुस्सा हो जाती है और दोनों के झगड़े को देख डुएन मुस्कुराता है। बाद में सांगजी डुएन से कहती है कि वो कल स्कूल चले उसका भाई बनके, क्योंकि टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया है। नेक्स्ट सीन में डुएन अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है, पर सांगजी उसे डिनर तक रुकने के लिए कहती है। वो मजाक में कहता है कि कभी और। प्रेजेंट में सांगजी अब बड़ी हो गई है। भाई सांगयान वापस आता है, दोनों पहले की तरह ही लड़ते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान सांगयान बताता है कि उसे अपने फ्रेंड का लगेज शिफ्ट करना है और सांगजी समझ जाती है ये डुएन ही होगा। वो खुशी से उसकी हेल्प करने का ऑफर करती है। कैंपस में जब सांगजी सामने देख रही होती है तब डुएन आता है। ये वही सीन है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में था। वो उसे पहचान लेता है और कहता है तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। थोड़ी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन के बाद दोनों रूम में आते हैं जहां सांगयान के रूममेट्स मिलते हैं। डुएन जाने से पहले सांगजी को डॉल गिफ्ट करता है। बाद में सांगजी उस डॉल के साथ पढ़ते हुए अपनी नोटबुक वहीं भूल जाती है। डुएन उसे कॉल करके बताता है और सांगजी उसे अपना एसे लिखने में हेल्प मांग लेती है। वो कहता है कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना। रात को सांगजी खुशी से अलार्म लगाती है और डॉल के साथ सो जाती है। सुबह वो रेडी होके वेट कर रही होती है, सोचती हुई कि क्या डुएन वहाँ आएगा या नहीं। सांगजी बस स्टॉप पर डुएन का वेट कर रही होती है। काफी देर वेट करने के बाद उसे लगता है कि डुएन नहीं आएगा, तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी डुएन वहाँ आ जाता है और उसे उठाता है। सांगजी उससे नाराज होती है और कहती है कोई इतना लेट नहीं आता, जिस पर डुएन उससे माफी मांगता है और कहता है टीचर की डांट दोनों साथ में खाएंगे, पर सांगजी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डुएन सांगजी को कॉल करता है और पूछता है क्या वो उठ गई। सांगजी मस्ती में कहती है अगर तुम लेट हुए तो तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तभी पीछे से डुएन उसके गालों पे ठंडी मिल्क की बोतल रख देता है और कहता है मैं तो बस ये लेने गया था। फिर वो कहता है अगर मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिली ना तो तुम देख लेना, और उसे एक कैफे में लेकर जाता है ताकि वो होमवर्क कर सके। सांगजी नोटिस करती है कि डुएन ने उसकी नोटबुक अब तक रीड नहीं की है। जब वो खाना लेने लगता है तो सांगजी चुपचाप उसे देखती रहती है। डुएन पूछता है तुम्हें भी चाहिए, पर वो मना कर देती है। स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है जहां सांगजी डुएन को समझाती है कि टीचर के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ पेरेंट्स का नाम लेना। डुएन अपने आप को सांगयान बताता है और टीचर से कह देता है कि पेरेंट्स अभी बिजी थे इसीलिए वो आया है। टीचर सांगजी की ग्रेड्स की तारीफ करता है पर एटीट्यूड पे कंप्लेन करता है। फूजेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतनी छोटी क्यों हो, पर सांगजी उसे चुप करा देती है। टीचर सांगजी के बिहेवियर की कंप्लेन करता है और डुएन टीचर की तारीफ कर देता है, जिससे टीचर खुश होकर उन्हें भेज देता है। प्रेजेंट में डुएन सांगजी को कपकेक देता है और कहता है होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ही इसे खाना। होमवर्क करते वक्त वो मिल्क बॉटल उसके बैग में रख लेती है। सांगजी डुएन से पूछती है क्या तुम नानवू से हो। होमवर्क कंप्लीट होने के बाद वो उसे स्कूल छोड़ता है और उसके बैग में एक नोट छुपाकर चला जाता है।
सांगजी नोट पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि डुएन ने उसके ऐसे को रीराइट किया है। उसे याद आता है कि उसने ऐसे में उसके भाई को डॉग से कंपेयर किया था। वो हंसता है और सांगजी भी डुएन का लिखा ऐसे पढ़ के खुश हो जाती है। घर जाके वो ऐसे संभाल कर रखती है, डुएन को मैसेज करती है और उस डॉल की ड्राइंग बनाने लगती है। मॉम उस मिल्क की बोतल को देख के उसे फेंकने लगती है, पर सांगजी उन्हें रोक लेती है, ये कहकर कि ये मेरे पीने के लिए नहीं, ड्राइंग के लिए है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो शादी में जा रहे हैं और सांगयान उसका ख्याल रखेगा। सांगजी पहले मना करती है पर बाद में खुश हो जाती है जब मॉम कहती है कि वो भाई को समझा देगी। नेक्स्ट डे सांगयान लिटिल डीमन चिल्लाते हुए उसे ढूंढता है। सांगजी टेबल के पीछे छुपी होती है। जब वो नहीं मिलती तो सांगयान परेशान हो जाता है। सांगजी फाइनली मिलती है और दोनों लड़ाई करते हैं। तभी सांगयान को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। सांगजी सोचती है ये जरूर डुएन होगा। वो फेक कॉल करके मॉम से कंप्लेन करने लगती है। गुस्से में सांगयान उसे रेडी होने के लिए कहता है। जब वो रेडी होती है सांगयान उसके पिलो फोर्ट में चिल कर रहा होता है। कार में सांगजी डिसअपॉइंटेड बैठी होती है क्योंकि फ्रेंड फी निकलता है, डुएन नहीं। पर कुछ देर बाद डुएन भी उन्हें मिल जाता है स्टेयर्स पर सोता हुआ। कार में सांगजी उसे देखती रहती है। डुएन मजाक करता है, तुम मुझे हैंडसम कह रही थी क्या? सांगजी शर्माती है। फी और सांगयान उसका मजाक उड़ाते हैं। डेस्टिनेशन पर सांगजी कार से नहीं उतरती पर गुस्से में फिर निकल जाती है। जब वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है तो डुएन नोटिस करता है कि उसकी शर्ट खराब हो गई है और वो समझ जाता है कि उसको पीरियड्स आए हैं। वो पीछे चलकर उसे कवर करता है और उसके लिए सैनिटरी पैड्स और एक नई स्कर्ट लेने के लिए चला जाता है। स्टोर में दोनों ऑकवर्ड फील करते हैं जब लोग उन्हें ही देखते हैं तो फिर एक लेडी के थ्रू डुएन वो आइटम सांगजी तक भेजता है। सांगजी एम्बैरेस फील करती है लेकिन वो थैंकफुल भी होती है। बाद में डुएन झूठ बोल देता है कि सांगजी क्लॉ गेम खेल रही थी। सब हंसने लगते हैं। वो उसके लिए गर्म पानी लाता है और खाने में उन चीजों को निकालता है जिससे उससे एलर्जी है। सांगजी उसे देखकर स्माइल करने लगती है। सांगयान, डुएन, फी और सांगजी डिनर के बाद वापस जा रहे होते हैं। तभी सांगयान को कुछ अर्जेंट काम याद आता है और वो सांगजी को अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फी उसे क्लॉ मशीन गेम खेलने के लिए कहता है क्योंकि पिछली बार वो हार गई थी। सांगजी कॉइन डालकर ट्राई करती है लेकिन वो फिर से हार जाती है। ये देखकर डुएन उसकी हेल्प करता है और व्हाइट टेडी बियर जीत जाता है। सांगजी खुश हो जाती है और जब डुएन कहता है कि अब रोना मत तो वो और ज्यादा स्माइल करने लगती है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। टीचर से मिलने के बाद सांगजी डुएन को कैंडी देती है और थैंक्स कहती है। डुएन मजाक में बोलता है कि अब वो उसे लेक्चर देगा पर सांगजी मना करती है। जब डुएन कहता है कि उसके चक्कर में उसका काम रुक गया तो सांगजी रोने लगती है। डुएन माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि ये सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा। रास्ते में सांगजी उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो फिर से स्कूल आएगा अगर कभी उसकी जरूरत हुई तो। घर पहुंचकर डुएन उनके किचन का बल्ब ठीक करता है और बाय कहकर वहां से चला जाता है। सांगजी उसे छुप के देखती रहती है। प्रेजेंट में सांगजी टेडी बियर पाकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी फ्रेंड जेनरू के साथ फूजेंग की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। उसका मन नहीं होता पर फ्रेंड के कहने पर चली जाती है। जब वो कैफे में पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि डुएन वहां पार्ट टाइम जॉब करता है। डुएन उसका वेलकम करता है और मेन्यू कार्ड देता है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि ये कौन है तो सांगजी कहती है कि ये मेरे भाई का फ्रेंड है। पेमेंट के टाइम डुएन कहता है 1 UN कम है, मुझे बार बार देखने का फाइन। सांगजी कहती है तुम्हारी वजह से लगता है शॉप में कस्टमर नहीं, पर डुएन पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है तुम्हारे लिए डेजर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ। सांगजी जाते वक्त उसके लिए पैसे छोड़ जाती है जिसे देख डुएन स्माइल करता है। पार्टी में सांगजी एंजॉय नहीं करती। केक कटिंग के वक्त फूजेंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे उस पे क्रश है। सांगजी मना करती है और कहती है पढ़ाई पे ध्यान दो। जब वो रोने लगता है तभी डुएन वहाँ आ जाता है। डुएन सांगजी से कहता है तुम अभी हाई स्कूल में हो, डेटिंग नहीं करना चाहिए। सांगजी एक्सप्लेन करती है कि उसने तो उसे मना ही किया था। डुएन कहता है मुझे तुम पर यकीन है पर किसी का दिल दुखाना गलत है।
सांगजी कहती है कि उसने सिर्फ समझाया था। डुएन उसके पैसे वापस करके कहता है वरना लोग मुझे ब्लैकमेलर कहेंगे। सांगजी इमोशनल होकर बताती है कि वो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। डुएन प्रॉमिस करता है कि जब उसे जरूरत होगी तो वो उसी से मांगेगा। नेक्स्ट डे स्कूल में जेनरू उसे इग्नोर करती है। स्पोर्ट्स डे के लिए टीचर उसका नाम हाई जंप में लिख देता है। इवेंट के दिन जांगयान और डुएन वहाँ होते हैं। डुएन उसे कैप देता है और वार्म अप करवाता है। सांगयान फोटोज लेता है तो डुएन कहता है मेरी सिस्टर को तंग मत करो। जंप के टाइम सांगजी पहले 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो जाती है, तीसरे में उसे चोट लग जाती है। सांगयान उसे उठाकर मेडिकल कैंप लेकर जाता है जहां सांगजी कह देती है ये मेरे डैड है और डुएन हंस पड़ता है। डुएन उसकी फर्स्ट एड करता है और कहता है तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। जब सांगयान आता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डुएन तब एक और लड़की की हेल्प करता है जिसे देख सांगजी सोचती है वो सबके साथ ही इतना अच्छा है। अगले दिन सांगयान कॉल करके बताता है कि डुएन आज उसे स्कूल से लेने आएगा। ये सुनकर सांगजी खुश हो जाती है। सांगजी स्कूल में बैठी डुएन का वेट कर रही होती है। उसकी फ्रेंड जेनरू आकर पूछती है क्या वो शॉपिंग के लिए चलेगी। सांगजी मुस्कुराती है और हाँ कर देती है। दूसरी तरफ डुएन स्कूल पहुंचता है पर गार्ड उसे बताता है कि क्लास 11th खाली है। परेशान होकर वो सांगजी को ढूंढने लगता है। इधर जेनरू सांगजी को अपने साथ ले जा रही थी पर उसके चेहरे पर टेंशन होती है। सांगजी उससे पूछती है कि क्या हुआ पर जेनरू कहती है कुछ नहीं। फिर वो उससे कुछ पैसे मांगती है तो सांगजी अपने 50 युएन दिखाती है। जेनरू उसे साइबर कैफे चलने के लिए कहती है लेकिन सांगजी मना कर देती है क्योंकि टीचर ने कहा था कि वो डेंजरस जगह है। फिर भी जब जेनरू अकेली चली जाती है तो सांगजी उसके पीछे निकल पड़ती है। इधर डुएन एक शॉपकीपर से पूछता है क्या आपने एक छोटी लड़की को देखा जिसके पैर में चोट है। शॉपकीपर हाँ कहता है और डायरेक्शन बताता है। इधर सांगजी देखती है कि कुछ लड़कियां जेनरू को पैसों के लिए बुली कर रही है। जेनरू उन्हें कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फ्रेंड के पैसे है। ये सुनकर वो सांगजी से जबरदस्ती 50 युएन ले लेती है और धमकी देती है अगर कल पैसे नहीं लाई तो बुरा होगा। लड़कियां वहां से चली जाती है। सांगजी गुस्से में कहती है तुमने मुझे फूजेंग के बर्थडे पे भी फंसाया था, स्पोर्ट्स डे पे भी इग्नोर किया और आज फिर से। फिर वो जेनरू को कहती है अपने पेरेंट्स को सब सच बताना होगा और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर डुएन उसके सामने आ जाता है। सांगजी रोने लगती है और डुएन उसे जेंटली हग करता है और कहता है मैं अब आ गया हूँ। वो उसे जूस पिलाता है और सब कुछ पूछता है। सांगजी बताती है कैसे लड़कियों ने उसके पैसे लिए और उसे धमकाया। डुएन कहता है ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है तुम्हें और ऐसे बातों को टीचर या पेरेंट को बताना चाहिए। फिर वो कहता है कि बस से जाना सेफ नहीं है और साइकिल रेंट पे लेकर उसे पीछे बैठा लेता है। वो उसे एक रास्ते से लेकर जाता है जहाँ चेरी ब्लॉसम के ट्रीज लगे होते हैं। सांगजी खुश हो जाती है और पूछती है मेरा भाई कहाँ है। डुएन कहता है ग्रेजुएशन के बाद वो सभी जॉब ढूंढ रहे हैं। सांगजी पूछती है क्या तुम भी वापस जाओगे। वो कहता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ। सांगजी ये सुनकर स्माइल करती है। घर पहुंचकर डुएन उसके भाई की बुराई सुनकर कहता है अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा मजाक बनाए तो मुझे बताना। वो उसे पैसे देता है और कहता है आज की बात पेरेंट्स को जरूर बताना। सांगजी उसे बाय कहकर चली जाती है पर फिर भी उसे जाते देख मुस्कुराती है। रूम में वो पैसे टेबल पर रखकर सोचती है डुएन ने हमेशा उसकी मदद की। फिर वो लिखती है मेरे पास एक सीक्रेट है, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर वो उस पेपर को फोल्ड करके उससे एक छोटा सा स्टार बनाकर उसे जार में रख देती है। नेक्स्ट डे सांगयान अपने दोस्तों के साथ उससे मिलता है और उससे पूछता है किसने उसे बुली किया। सांगजी बताना नहीं चाहती थी पर डुएन उसका बैग ले लेता है और सांगयान उसे फोर्स से लेकर जाता है वो तीनों लड़कियों को ढूंढने के लिए। फिर सांगयान उन तीनों लड़की को समझाता है। डुएन गुस्से पे कंट्रोल रखता है और कहता है वॉयलेंस सोल्यूशन नहीं है। वो लड़कियां भी मान जाती है और वॉलेट वापस कर देती है। सांगयान मस्ती में कहता है मैंने बोला था मैं महीने में 10 मर्डर करता हूँ और फिर सब हंस पड़ते हैं। बाद में सांगजी लॉलीपॉप खा रही होती है। डुएन कहता है तुम पफर फिश लग रही हो तो वो हंसकर कहती है तुम दिखते होगे मैं नहीं। वो उससे कैंडी के लिए पैसे देती है और कहती है ये समझ लो तुम्हारे 20 युएन है। डुएन उससे ले लेता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। फ्लैशबैक में सांगजी सोचती है कि डुएन कितना अच्छा है और डिसाइड करती है कि बड़ी होकर वो उसी की तरह ही बनेगी। रात में वो बल्ब पे डुएन का ड्राइंग बनाती है और उसे लैंप में लगा लेती है। आज भी उसके रूम में वही बल्ब जल रहा होता है।
अगली सुबह जेनरू के पेरेंट्स उसे ट्रांसफर कर ले जाते हैं। वो सांगजी के लिए नोट छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है सॉरी। सांगजी को बुरा लगता है। नेक्स्ट क्लास में माई ड्रीम ऐसे का टेस्ट होता है। रात में पेरेंट्स रिजल्ट बताते हैं। सांगजी फिजिक्स में पास हुई है। मॉम कहती है तुम्हें ड्रीम रखना चाहिए और डैड ट्यूशन टीचर रखने का प्लान बनाते हैं जो निकलता है सांगयान खुद। दोनों लड़ पड़ते हैं और पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दूसरा ट्यूशन टीचर रखेंगे। मॉम बताती है कि उनको न्यू ट्यूशन टीचर मिल गया है। सांगजी सोचती है कि सुबह वो वहाँ से भाग जाएगी ताकि वो ट्यूशन टीचर डर के जॉब छोड़ दे। उधर डुएन अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है जब एक आदमी उसे ईही ब्रांच ज्वाइन करने का ऑफर देता है। डुएन कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। तभी उसे येन का कॉल आता है जो उससे कहता है कि वो अपनी बहन को पिक कर ले। नेक्स्ट सीन में सांगजी उठकर ये चेक करती है कि कहीं उसका ट्यूशन टीचर तो नहीं आ गया। जब वो उसे नहीं दिखता तो वो खुश हो जाती है और अपने भाई सांगयान से कहती है कि टीचर लेट है मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है और मॉम से कंप्लेन करने को बोलती है। तभी वो देखती है कि किचन में जो नूडल्स बना रहा है वो सांगयान नहीं बल्कि डुएन है। उसे देखते ही वो चुप हो जाती है। सांगयान बताता है कि वही उसका ट्यूशन टीचर है और पूछता है इतनी देर तक क्यों सोई। डुएन कहता है कि जल्दी आओ वरना नूडल्स ठंडे हो जाएंगे। ब्रेकफास्ट के दौरान डुएन कहता है कि सांगयान उसे उठाने गया था पर वो उठी ही नहीं। सांगयान मजाक में कहता है कि अगली बार फायर क्रैकर्स लगा दूंगा। डुएन अपने बोल में से कुछ सांगजी को देता है जिसे देखकर वो ब्लश करती है। बाद में सांगजी अपनी बुक्स लेकर पढ़ने के लिए आती है पर दोनों भाई ट्यूटर गेम खेल रहे होते हैं। परेशान होकर वो सांगयान के सामने बैठ जाती है। दोनों कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लो पर सांगजी फ्रूट्स लाने जाती है और बड़ा सा वाटरमेलन लेकर आती है। सांगयान कहता है ये तुमसे नहीं कटेगा। डुएन अपना रिज्यूमे सांगजी को देता है ताकि वो देख सके कि वो प्रोफेशनल है। जब सांगजी रिज्यूमे पढ़ती है तो उसे लगता है कि फोटो मिसिंग है तो वो चुपके से उसकी फोटो लेने लगती है। गेम खेलते वक्त दोनों इतना हिलते हैं कि मुश्किल से एक फोटो मिलती है। जब डुएन उसे फोटो लेते देख लेता है तो पोज बनाता है। सांगयान मजाक करता है क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है। सांगजी झूठ बोलती है कि क्लासमेट्स उसके भाई की तारीफ करते हैं और तुम इतने बुरे दिखते हो कि फोटो नहीं दिखाई जा सकती। दोनों इस पर हंस पड़ते हैं। बाद में सांगजी अपने रूम में डुएन की फोटो देखकर खुश होती है और उसका नाम अपने फोन में सेव करती है। तभी डुएन बुक्स और वाटरमेलन लेकर आता है और फोटोज दिखाने को कहता है पर सांगजी कहती है आज मेरा पढ़ने का मूड है। डुएन उसके एग्जाम पेपर्स मांगता है और देखकर कहता है तुम्हारी फिजिक्स वीक है। फिर उसे सैंपल पेपर्स देता है और बताता है कि वीक में 3 दिन पढ़ाएंगे। सांगजी चाहती है कि वो डेली उसे पढ़ाने के लिए आए पर डुएन बताता है कि उसके इंटर्नशिप चलती है। जब वो पूछती है कि वो ईही से यहाँ क्यों आया डुएन कहता है कि उसका ड्रीम गेमिंग इंडस्ट्री में काम करना है। 2 दिन बाद डुएन थोड़ा थका होता है। सांगजी कहती है कि जब तक वो होमवर्क करेगी तब तक डुएन सो जाए। जब डुएन सो जाता है तो वो उस पर स्वेटर रख देती है। थोड़ी देर बाद डुएन उठकर पूछता है होमवर्क कहाँ तक हुआ। सांगजी अपना काम दिखाती है और डुएन मजाक में कहता है लगता है मेरी टीचिंग ही खराब है। वो दोनों साइंस म्यूजियम जाने का प्लान बनाते हैं ताकि सांगजी का इंटरेस्ट बढ़ा सके। म्यूजियम में सांगयान सिर्फ 2 टिकट्स देता है और खुद साइबर कैफे चला जाता है। डुएन और सांगजी अंदर जाते हैं। वहाँ डुएन कर्व्ड स्लाइड और प्रोजेक्शन वॉल के थ्रू फिजिक्स समझाता है। जब सुनामी काउंटडाउन शुरू होता है तो सांगजी उसका हाथ पकड़कर भाग जाती है। फिर डुएन उसे एक मैजिक फ्लावर एक्सपेरिमेंट दिखाता है जिसमें प्लांट शैडो से ग्रो होता है। वो कहता है ड्रीम पूरा करने के लिए पढ़ना जरूरी है। दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो अपनी अपनी ड्रीम जरूर पूरा करेंगे। सांगजी उस मोमेंट को स्केच करती है। डुएन कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है जो लोग ड्रॉ करते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। सांगजी कहती है तुम रिलेशनशिप में मत पड़ना। डुएन पूछता है क्यों तो वो कहती है गर्लफ्रेंड बनी तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर पाओगे। डुएन हंस पड़ता है और कहता है फिर ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा जो तुम्हें भी अच्छे से ट्रीट करे। बाद में सांगजी की स्केचबुक म्यूजियम में रह जाती है तो वो कॉल करती है तो पता चलता है कि वो स्केचबुक डुएन को मिल गई है। सांगजी घबरा जाती है क्योंकि उसमें उसके और डुएन के स्केच है। अगली सुबह स्केचबुक मिल जाती है पर वो डरती है कि डुएन ने देखा तो नहीं। बाद में सांगयान हॉस्टल चले जाता है और डुएन से कहता है थर्सडे को आना क्योंकि सांगजी ने ऑनलाइन डेटिंग का झूठ बोला है। डुएन कहता है उसकी एज में नॉर्मल है। कुछ दिन बाद सांगजी प्रिटेंड करती है कि उसका ब्रेकअप हुआ है। डुएन उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है
और वो झूठ बोलती है कि वो 20 साल का है और इही ने मिलने को बोला है। डुएन उसे समझाता है कि अभी पढ़ाई का टाइम है। फिर जब डुएन सो रहा होता है तो सांगजी शांति से उसके पास बैठकर उसका स्केच बनाती है। जिसके बाद सांगजी डुएन से कहती है कि जब दूसरे लोग को वो डेटिंग करते देखती है तो वो भी रिलेशनशिप में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाती। डुएन उसे समझाता है कि अभी वो अडल्ट नहीं है, इसीलिए इन बातों से उसे दूर रहना चाहिए। दोनों पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और धीरे धीरे सांगजी की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लगती है। टेस्ट के दौरान डुएन उसे अच्छे मार्क्स देता है, जिसे देखकर सांगजी बहुत खुश होती है। डुएन कहता है अब तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अब से मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊँगा, पर अगर हेल्प चाहिए हो तो कॉल कर लेना। सांगजी कहती है कि उसका फ़ोन ले लिया गया है, तो डुएन कहता है कि उसका भाई वो दिलवा देगा और प्रॉमिस करता है कि जब तक रिजल्ट अच्छे रहेंगे तो वो उसे गिफ्ट देता रहेगा। दूसरी तरफ सांगयान और उनके पेरेंट न्यू ईयर ईव की तैयारी कर रहे होते हैं। डुएन आता है पर कहता है कि वो कैंपस में ही सेलिब्रेट करेगा। सांगजी अपने रूम में जाकर एक रेड एनवेलप रेडी करती है, उसमें स्टार शेप नोट डालकर डुएन के लिए न्यू ईयर विश लिखती है और उसे चुपके से डुएन की पॉकेट में रख देती है। रात को फैमिली सेलिब्रेशन शुरू होता है। मॉम और डैड रेड एनवेलप देते हैं और सांगयान और सांगजी दोनों मांगने लगते हैं। फनी आर्ग्यूमेंट के बाद उन्हें एनवेलप मिल जाता है। सांगजी को फोन मिलता है और डुएन का न्यू ईयर मैसेज आता है। दूसरी तरफ डुएन अपने हॉस्टल में अकेले गेम खेल रहा होता है जब उसे सांगजी का रिप्लाई मिलता है। थोड़ी देर बाद उसे ईही नर्सिंग होम से कॉल आता है। उसके फादर की कंडीशन सीरियस होती है, इसीलिए वो तुरंत होम टाउन निकल जाता है। नेक्स्ट डे सांगजी स्कूल से आकर घर में पार्सल पाती है जो कि डुएन ने भेजा होता है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। उसमें एक क्यूट डॉग सॉफ्ट टॉय था जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो पूछती है कि डुएन खुद क्यों नहीं आया तो सांगयान बताता है कि वो अपने होम टाउन गया है और ग्रेजुएशन सेरेमनी में ही वापस आएगा। सांगजी उदास हो जाती है क्योंकि डुएन बिना गुड बाय कहे ही चला गया। सीन फ्लैशबैक में जाता है। सांगजी डुएन से मिलने के बहाने घर बुलाने की प्लानिंग करती है, पर उस दिन वो नहीं आ पाता, जिससे सांगजी डिसअपॉइंट हो जाती है। प्रेजेंट में सांगजी डुएन को कॉल करती है और कहती है गिफ्ट वाला डॉग किसी के जैसे लगता है। डुएन मजाक में कहता है तुम्हारा भाई जैसे, और दोनों हंस पड़ते हैं। सांगजी उसका एड्रेस मांगती है ताकि रिटर्न गिफ्ट भेज सके, पर डुएन मना कर देता है। वो प्रॉमिस करता है ग्रेजुएशन सेरेमनी में आने का। वहीं डुएन के घर एक लड़की जियांग आती है। वो पैसे ऑफर करती है पर डुएन मना कर देता है। जियांग ग्रेजुएशन के लिए विशेस देकर वहाँ से चली जाती है। ग्रेजुएशन डे पर सांगजी अपने डैड के साथ आती है और डुएन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे फ्लावर्स देती है, पर गिफ्ट देने से पहले सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। बाद में डुएन कहता है रियलिटी ये है कि ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सांगजी पूछती है तुम मुझसे भी नहीं मिलोगे? डुएन कहता है जब भी टाइम मिले मैं जरूर आऊँगा। ग्रेजुएशन पार्टी में सब सेलिब्रेट करते हैं पर डुएन ड्रिंक नहीं करता, बस सबको देखकर इमोशनल होता है। बाद में वो सांगयान को घर छोड़ता है और रात वहीं रुकता है। रात में जब वो अपने पॉकेट से रेड एनवेलप निकालता है तो उसमें सांगजी का स्टार नोट और कैंडीज होती है। उसे देखकर डुएन स्माइल करता है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। जब सांगजी डुएन को अपने भाई के कमरे में लेकर जाती है तो वो उसे नाइट सूट और टॉवल देती है। डुएन कहता है कि अब देर हो गई है, उसे जाकर सो जाना चाहिए। रात को सांगजी पानी लेने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि डुएन अकेला बैठा है, अपने फादर के बारे में सोचता हुआ। जियांग उसे मैसेज करती है पर डुएन उसे इग्नोर कर देता है। सांगजी पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डुएन कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। सांगजी देखती है कि वो अपसेट है तो वो कहती है कि अगर बात नहीं बतानी है तो मैं कंपनी देने के लिए साथ बैठी हूँ। थोड़ी देर बाद डुएन अपना सीक्रेट शेयर करता है, कहता है वो कर्जे में डूबा हुआ है। सांगजी शॉक हो जाती है पर तुरंत कहती है मैं फ्यूचर में पैसे कमाऊंगी, दोनों मिलके तुम्हारे पैसे चुका देंगे। डुएन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है ये कर्जा उसका नहीं बल्कि किसी और का है। वो उससे कहता है अपने पैसे खुद पे खर्चे करे, सुंदर सुंदर ड्रेसेस खरीदे। सांगजी थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो मदद नहीं कर पाती। अपने कमरे में जाकर भी सांगजी नहीं सो पाती। वो अपना विश जार निकालती है और एक पेपर पर लिखती है मैं फ्यूचर में पैसा कमा के डुएन का कर्जा चुकाऊंगी। वो उस पेपर को स्टार बनाकर उस जार में डाल देती है
आधी रात में डुएन अपना सामान लेकर चुपके से घर छोड़ देता है। सांगजी आवाज सुनकर देखती है और उसे जाते हुए पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डुएन उसे फोन चेक करने का सिग्नल देता है और वहां से चला जाता है। सांगजी उदास हो जाती है। जब वो फोन चेक करती है तो उसमें डुएन का मैसेज आता है और उस पर लिखा होता है कि मैं मॉर्निंग फ्लाइट से यही वापस जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना। सांगजी रिप्लाई करती है, अपना प्रॉमिस मत भूलना। डुएन सोचता है वो गिफ्ट्स की बात कर रही है। टाइम स्किप होता है। सांगजी अब 12th में होती है। टीचर सबको हैंडबुक देते हैं जिसमें टॉप यूनिवर्सिटीज और रिक्वायर्ड मार्क्स लिखे होते हैं। सांगजी डिसाइड करती है कि उसे यही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। वो हार्डवर्क करने लगती है और हर टेस्ट के बाद रिजल्ट डुएन को भेजती है। डुएन उसे एनकरेज करता है और गिफ्ट्स भी भेजता है। एक दिन सांगयान के फ्रेंड से पता चलता है कि डुएन की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सांगजी सैड हो जाती है। वो मैसेज लिखती है पर उसे भेजती नहीं। अगली सुबह सांगजी अकेले ही फ्लाइट से ई पहुंच जाती है। भाई उसको कॉल करता है तो वो झूठ बोलती है कि वो ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से मिलने आई है। मॉम डैड कॉल पर उसे समझाते हैं। तभी डुएन का कॉल आता है। वो बताती है कि वो एग्जिट 18 पर है। थोड़ी देर बाद डुएन आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसे देखकर सांगजी सोचती है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। डुएन उसे समझाता है कि अकेले आना गलत था पर सांगजी उसकी बातें नहीं सुन रही होती। डुएन प्यार से उसे अपना कोट देता है। सांगजी कहती है वो मुझे छोड़कर गया क्योंकि मैं यंग हूँ। डुएन कहता है तुम्हें बड़े होने का वेट करना चाहिए था। सांगजी रोकर बोलती है तब तक तुम किसी और को गर्लफ्रेंड बना लोगे। डुएन उसे तसल्ली देता है कि उसे कोई और अच्छा लड़का मिलेगा। लंच करते वक्त डुएन थोड़ा सिक लगता है पर सांगजी उसे गिफ्ट देती है, वही टाई जो उसने पहनी होती है। डुएन कहता है उसे पसंद आया। जब वो सांगयान से बात करने के लिए साइड जाता है, सांगजी चुपके से कुछ पैसे उसके वॉलेट में डाल देती है। एयरपोर्ट पर डुएन उसे समझाता है कि पेरेंट्स की बात मानकर पढ़ना। सांगजी उसे टेडी बियर देती है और कहती है इसे तुम्हें सब हैप्पीनेस मिल जाएगी और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। घर पहुंचने पर भाई उसे बिना डांटे गले लगा लेता है। मॉम डैड नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सांगजी चुप रहती है पर अंदर से सोचती है उसका कोई ऑनलाइन पार्टनर था ही नहीं। वो तो बस डुएन से ये पूछने गई थी क्या उसे उनका प्रॉमिस अभी भी याद है। फिर जब सांगजी अपने रूम में जाकर डुएन की फॉक्स डॉल को देखती है तो वो उसे याद करने लगती है। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स और भाई डिसाइड करते हैं कि वो इस पूरी बात को इग्नोर करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर डैड कहते हैं कि अब वो सांगजी की ऑनलाइन एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। सांगजी अपने रूम में डुएन से जुड़ी सभी चीजें, लेटर्स, ड्राइंग और गिफ्ट्स एक बॉक्स में बंद कर देती है। वो अपने यही यूनिवर्सिटी वाले ड्रीम पेपर को भी काट देती है और फॉक्स डॉल को भी उस बॉक्स में डाल देती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद का। अब सांगजी ई यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है। उसने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है और उसके हॉस्टल में 3 क्लोज रूममेट्स है। निंगवे जो कि एक व्लॉगर है और एक लड़की जो कि स्केटिंग लवर है और दूसरी लड़की जो कि काफी पढ़ाकू है। उनके बीच एक फ्रेंडली बॉन्डिंग होता है। एक दिन मिंग नाम का लड़का जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से होता है उनके ग्रुप में इंट्रोड्यूस होता है। निंगवे उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है और वो मान जाता है। नेक्स्ट डे पार्टी होती है जहां सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। डुएन भी वहां अपने फ्रेंड्स के साथ आता है पर सांगजी और वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। उसके फ्रेंड्स उसे एक लड़की शू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनके बीच कॉफी प्लान कर देते हैं। पार्टी में सांगजी और मिंग बात कर रहे होते हैं जब निंगवे उसे डांस फ्लोर पे खींच लेती है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने बाहर जाती है और गलती से अपनी फ्रेंड का जैकेट पहन लेती है। तभी उस जैकेट से सिगरेट का पैकेट गिरता है और डुएन वहां आकर उसे सांगजी कहकर बुलाता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। डुएन पूछता है क्या तुमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। सांगजी कहती है नहीं, ये मेरी फ्रेंड का जैकेट है। फिर वो पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया। सांगजी कहती है थोड़ा सा। डुएन थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है तुमने तो मुझे प्रॉपर्ली ग्रीट भी नहीं किया। फिर वो पूछता है तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया, इतने मैसेजेस और कॉल किए। सांगजी कहती है कि वो बिजी थी और एडमिशन लेना चाहती थी। जब डुएन उसे लिटिल किड कहता है तो वो मना करती है।
पर डुएन कहता है तुम मेरे लिए हमेशा छोटी रहोगी। डुएन कहता है कि वो उसे हॉस्टल छोड़ देगा, पर सांगजी कहती है कि वो फ्रेंड्स के साथ चली जाएगी। जाने से पहले डुएन उसके मेकअप की तारीफ करता है। बाद में वो दोनों कार में साथ जा रहे होते हैं। सांगजी कहती है अब वो बड़ी हो गई है। डुएन कहता है ठीक है, फिर बताता है कि अब वो एक गेम डेवलपर है और उसने टेल्स ऑफ एडवेंचर गेम बनाई है। दोनों बातें करते हुए कैंपस पहुंच जाते हैं। डुएन कहता है जब भी फ्री हो मेरे साथ खाना खाने आना। फिर उसे हनी वाटर पीने को कहता है और बताता है कि जब उसे पता चला कि सांगजी ईही में आने वाली है तो वो बहुत खुश हुआ था। दोनों गुड नाइट कहते हैं, पर सांगजी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अपने रूम में सांगजी हनी वाटर पीती है और सोचती है कि डुएन अकेला क्यों था और उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। तभी डुएन का मैसेज आता है, नेक्स्ट टाइम जब भी कैंपस आओ किसी को साथ लाना। सांगजी ओके रिप्लाई करती है और पता चलता है कि उसने काफी टाइम बाद उसके मैसेज का जवाब दिया। नेक्स्ट डे रूममेट्स मिंग की बातें कर रहे होते हैं। निंगवे मजाक में कहती है कि मिंग को सांगजी पसंद है और सांगजी कहती है कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया, पर बाद में वो बताती है कि एक फ्रेंड अपने भाई के फ्रेंड को पसंद करती थी, पर सब समझ जाते हैं कि वो अपनी ही बात कर रही है। वो बताती है कि जब उस लड़के की गर्लफ्रेंड थी तो उसने गिव अप कर दिया था, पर अब दोबारा मिलने के बाद कंफ्यूज है कि वो क्या करे। उसकी फ्रेंड कहती है तो पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसे सुनकर सांगजी का मूड ऑफ हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब डुएन हनी लेने डिपार्टमेंटल स्टोर गया था, वही हनी जो उसने सांगजी को ड्रिंक करने को कहा था। अगले सीन में सांगजी अपने रूममेट्स के साथ होती है, तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो कहते हैं कि डुएन ने नुआनवू में उसकी काफ़ी हेल्प की थी और उसे काफ़ी गिफ्ट्स भेजे थे, इसीलिए अब जब वो ईही में है सांगजी को उसे डिनर पर लेकर जाना चाहिए। इस बात के बाद सांगजी सोचती है कि शायद डुएन को इग्नोर करके उसने गलती किया, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है डुएन के ऑफिस में, जहां बॉस टेल ऑफ एडवेंचर गेम की सक्सेस की तारीफ करती है। फिर टेक्निकल अपडेट्स पर डिस्कशन होता है। डुएन अपना प्लान बताता है एआई के थ्रू नॉन प्लेयर कैरेक्टर को इंटरैक्टिव बनाने का, ताकि प्लेयर्स का एक्सपीरियंस और इंगेजिंग हो। वो लाइव डेमो भी दिखाता है जहां एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने रिस्पॉन्स चेंज करता है। सब इम्प्रेस्ड होते हैं, पर एक एम्प्लॉय कहती है कि इतने नॉन प्लेयर कैरेक्टर बनाना रिस्की होगा और उनके पास उतना टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है। बॉस कहती है कि वो इस पर सोचकर फाइनल डिसीजन लेगी। फिर सांगजी डुएन को मैसेज करके डिनर पर इनवाइट करती है और डुएन खुश हो जाता है और नेक्स्ट वीकेंड मिलने के लिए कहता है। जब वो कॉल करता है सांगजी बताती है कि उसके डैड ने उसे डिनर पर ले जाने को कहा है और वो उसे इसीलिए फॉर्मल टोन में बात करती है क्योंकि वो उससे 5 साल बड़ा है। फोन कट करने से पहले सांगजी कहती है कि वो उसे अवॉइड नहीं कर रही थी, बस कैंपस रूल की वजह से फोन यूज नहीं कर पा रही थी। डुएन कहता है कि उसे पहले से पता था, जिसे सुनकर सांगजी कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे सांगजी अपनी फ्रेंड के साथ कैंपस जा रही होती है जब मिंग उसे मिलता है। निंगवे अपने बॉयफ्रेंड शियांग के साथ आती है और बताती है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मिंग सांगजी को मूवी के लिए इनवाइट करता है, पर वो कहती है कि उस संडे उसका प्लान है। फ्रेंड इंसिस्ट करते हैं तो वो सोचती है कि अगर डिनर ऑकवर्ड हुआ तो ये एक एक्सक्यूज रहेगा और हाँ कह देती है। दूसरी तरफ डुएन को जियांग एक पार्सल भेजती है और डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर वो इग्नोर करता है। अगले दिन डुएन उसे 8000 युएन भेजकर मैसेज करता है कि ये कंपनसेशन की लास्ट अमाउंट है और अब आगे कांटेक्ट ना करे। जियांग शॉक हो जाती है और कॉल करती है, पर डुएन उसे इग्नोर कर देता है। ऑफिस मीटिंग में डुएन का प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, पर खाना ना खाने की वजह से उसे पेट दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ सांगजी डिनर के लिए वेट कर रही होती है, पर डुएन कहता है कि वो नहीं आ सकता, शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। सांगजी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर वो मना करता है। फिर भी सांगजी उसके ऑफिस पहुंच जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रास्ते में टैक्सी ना मिलने पर जब वो मुड़ती है, डुएन गलती से उसके फॉरहेड पर किस कर देता है और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, पर डुएन कहता है कि उसका कोई मतलब नहीं था। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि उसका अपेंडिक्स ऑपरेट करना पड़ेगा। सांगजी उसे अकेला नहीं छोड़ती और सर्जरी तक रुकती है। उसकी मॉम कॉल करती है और जब सांगजी सब बताती है तो मॉम कह देती है कि डुएन के पेरेंट्स नहीं है
उसकी मॉम की डेथ के बाद से वो अकेला रहता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर कहता है कि डुएन 1 वीक तक हॉस्पिटल में रहेगा। सांगजी उसका ख्याल रखती है पर डुएन उसे कैंपस जाने के लिए कहता है। सांगजी कहती है कि वो बच्ची नहीं है पर फाइनली मान जाती है और प्रॉमिस करती है कि कल वापस आएगी। डुएन सोचता है क्या वो किस के इंसिडेंट से अपसेट है। थोड़ी देर बाद सांगजी फिर आ जाती है। दोनों खाना शेयर करते हैं। डुएन उसे ब्रेड खाते देख के स्माइल करता है और सोचता है कि वो पफर फिश जैसे दिख रही है। सांगजी सोचती है उसके फेस पे कुछ लगा है, इसीलिए वो वॉशरूम जाकर टॉवेल लेकर आती है और डुएन का फेस जेंटली क्लीन करती है। तभी डुएन अपनी आंखें खोल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है। फिर सांगजी वॉशरूम में चली जाती है और कहती है तुम्हें मुझे बताकर आंखें खोलनी चाहिए थी। बाहर आकर वो डुएन को रेस्ट करने के लिए कहती है और उसके पास अपना बेड लगा देती है। डुएन उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसकी वजह से उसे दिक्कत हो रही है। फिर अपना कोट उसके ऊपर रख देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। रात को सांगजी फोन चलाते हुए अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि वो एक रिलेटिव के साथ हॉस्पिटल में है। गलती से मिंग का वॉइस नोट प्ले हो जाता है जिसमें वो कहता है कि वो सिनेमा के बाहर उसका वेट कर रहा है। डुएन सब सुन लेता है और पूछता है क्या तुम अभी तक सोई नहीं। सांगजी उसे टीज करती है कि तुम सोने का नाटक करके मेरी बातें सुन रहे थे क्या। दोनों के बीच हल्का सा क्यूट नोक-झोंक होता है। फिर डुएन उस वॉइस मैसेज वाले लड़के के बारे में पूछता है। सांगजी कहती है कि वो पूरी रात बात कर सकती है। डुएन मजाक में कहता है हमारी सांगजी तो कैंपस की पॉपुलर गर्ल है, जिसके जवाब में वो कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि मैं प्रिटी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सांगजी फिर उसका फेस क्लीन करती है और कहती है कि उसे क्लास के लिए जाना है। डुएन अपना लैपटॉप मांगता है पर वो मना कर देती है। कहती है कि काम के बजाय रेस्ट करो। डुएन स्माइल करके कहता है लगता है हमारी सांगजी अब बड़ी हो गई है। ये सुनकर सांगजी खुश हो जाती है। क्लास में उसके फ्रेंड्स उसके रिलेटिव के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मिंग मिलता है और पूछता है कि वो मूवी के लिए क्यों नहीं आई। सांगजी एक्सप्लेन करती है और दोनों अगले वीक मूवी प्लान करते हैं। डुएन अपनी बॉस से लैपटॉप मांगता है पर बॉस रेस्ट करने के लिए कहती है। जियांग उसे कॉल करती है और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। सांगजी डुएन के घर जाकर उसका सामान रख देती है। उसे उसकी ग्रेजुएशन और मॉम की फोटो दिखती है जिसे देखकर वो स्माइल करती है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है जब उसे अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। फिर वो सब कुछ रख कर निकल जाती है। हॉस्पिटल में एक ओल्ड अंकल आते हैं जो सांगजी को डुएन की वाइफ समझ लेते हैं। दोनों समझाते हैं पर अंकल सुन नहीं पाते और कहते हैं शादी कर लो और बेबी लाओ। डुएन हंस पड़ता है और सांगजी एम्बैरस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डुएन को डांटती है कि उसने रेस्ट नहीं किया। अंकल फिर मजाक करते हैं कि दोनों शादी के बाद भी ऐसे लड़ते रहेंगे। डिस्चार्ज के टाइम सांगजी मजाक में अंकल से कहती है कि वो दोनों शादी करेंगे, जिस पर डुएन हैरान रह जाता है। घर आकर सांगजी स्टिकी नोट्स लगाती है। ज्यादा काम मत करना, टाइम पर सो जाना और उसे इंस्ट्रक्शंस देती है। फिर कहती है कि उसे असाइनमेंट करनी है और वहां से चली जाती है। बाहर जाकर वो सोचती है कि डुएन सिर्फ उसे सिस्टर मानता है और उसका नाम ब्रदर 2 के नाम से सेव कर लेती है। रात को डुएन उन नोट्स को पढ़ता है और लिखता है टाइम पे सो जाना थोड़ा मुश्किल है। अगले दिन ऑफिस में उसके कलीग कहते हैं कि सांगजी नाराज है और उससे बातें क्लियर करनी चाहिए, पर तभी जियांग का कॉल आता है जिसे वो इग्नोर करता है। दूसरी तरफ सांगजी मिंग के साथ हॉरर मूवी देखने गई होती है। एक स्कैरी सीन में मिंग डर जाता है और सांगजी हंस पड़ती है। तभी वो क्लॉ मशीन देखती है जिसमें वही टेडी बियर होता है जो कभी डुएन ने जीता था। सांगजी खुद गेम खेलने लगती है पर बार बार हार जाती है। तभी मिंग वापस आता है और उसे हेल्प करता है। दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं। मिंग टेडी जीत जाता है और उसे देने लगता है, लेकिन सांगजी भी तब तक जीत चुकी होती है तो दोनों अपना अपना टेडी रख लेते हैं। मिंग उसे डिनर के लिए पूछता है पर सांगजी मना कर देती है क्योंकि उसे लेट हो रहा था। दोनों कैंपस वापस आते हैं जहां सांगजी की फ्रेंड उसे न्यू ईयर के दिन सेंट्रल प्लाजा चलने के लिए कहती है, पर वो भीड़ का रीजन देकर मना कर देती है। फ्रेंड्स मिंग को इनवाइट करती है और उसके जाने के बाद वो सांगजी से उसके बारे में ओपिनियन लेने लगती है। नेक्स्ट डे वो सब सांगजी को फिर बुलाती है लेकिन वो फिर मना कर देती है। तभी वैंग वहाँ बिना चश्मों के आती है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो सांगजी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश करके चले जाते हैं।
मिंग उन्हें मिलता है और पूछता है क्या सांगजी नहीं आई। वो सैड होता है और वो एक गिफ्ट पैकेट अपने पॉकेट में रख लेता है। दूसरी तरफ सांगजी नूडल्स खा रही होती है कि तभी उसे डुएन का कॉल आता है और वो बताता है कि आज कंपनी में डिनर पार्टी है और सब अपनी अपनी फैमिलीज को ला सकते हैं और उसे डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करता है। सांगजी मन में कहती है मैं कौन सी तुम्हारी फैमिली हूँ और मना कर देती है। डुएन कहता है अगर भीड़ नहीं पसंद तो हम अकेले चल सकते हैं, वैसे भी तुम मुझे ट्रीट देने वाली थी। इस बार सांगजी हाँ कर देती है और रेडी होने लगती है। रेस्टोरेंट में दोनों डिनर करते हैं। सांगजी कहती है वो फ्रेंड्स के साथ नहीं गई क्योंकि वेदर कोल्ड था। डुएन कहता है पर मेरे साथ आ गई। सांगजी कहती है बस पेंडिंग ट्रीट थी इसीलिए। डुएन हॉस्पिटल में किए जोक के लिए सॉरी बोलता है। सांगजी माफ कर देती है। वो कहता है ये ट्रीट मेरी अपॉलजी समझो। तभी जियांग वहां आती है और गुस्से में पानी डुएन पर फेंक देती है। सांगजी भी उसके ऊपर पानी फेंक कर कहती है अगर तुमने डुएन को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियांग फिर आगे बढ़ती है पर डुएन उसे रोक लेता है और गार्ड्स आकर उसे बाहर ले जाते हैं। बाहर सांगजी डुएन का हाथ पकड़कर उसका फेस क्लीन करती है और पूछती है जियांग कौन है। डुएन बताता है कि उसके डैड ने उससे पैसे लिए थे। सांगजी कहती है तो उसे तुम्हें बुली नहीं करने देना चाहिए। फिर वो उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाती है। तभी स्नोफॉल होने लगता है। सांगजी विश करती है कि हर बुरी चीज डुएन से दूर रहे और हमेशा कोई हो जो उसकी केयर करे। और डुएन भी विश करता है कि सांगजी हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। दोनों स्माइल करते हुए स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। बाद में डुएन घर आ जाता है जहां जियांग उसका वेट कर रही होती है। वो अपॉलजी मांगती है और कहती है उस पर उसका कर्ज है क्योंकि डुएन के डैड ने उसके डैड को मारा था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियांग की मॉम ने डुएन और उसकी मॉम को घर से निकाल दिया था और उन्होंने माफी मांगी थी। प्रेजेंट में डुएन अपनी मॉम की फोटो से कहता है कि वो अब और नहीं कर सकता और बाहर फायरवर्क्स देखकर सांगजी को न्यू ईयर विश करता है। वो उसका नेम चेंज करने लगता है पर हॉस्पिटल की बात याद आने पर वो रुक जाता है। क्लियरली वो सांगजी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा था। अगले दिन सांगजी शॉपिंग के बाद उसे मैसेज करती है क्योंकि उसने उसके लिए गिफ्ट लिया था। तभी मिंग आउटिंग का प्लान बनाता है। सांगजी एग्जाम का रीजन देकर मना कर देती है और डिनर इनवाइट भी डिक्लाइन कर देती है क्योंकि उसे अपने रिलेटिव को सीसीटीवी देने जाना होता है। एक्चुअली डुएन होता है वो। ऑफिस में डुएन को पता चलता है कि जियांग स्टेयर्स के पास सीन क्रिएट कर रही है और सांगजी भी आ रही है। वो उसे बचाने के लिए पीछे से जाकर उसे लेकर बाहर निकलता है। बाहर सांगजी खुश होती है पर डुएन कहता है कि तुम अब से मेरी कंपनी या घर में मत आना। उसका मतलब था उसे प्रोटेक्ट करना पर सांगजी उल्टा समझ बैठती है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है और उदास हो जाती है। फिर वो सीसीटीवी कैमरा उसे दे देती है ताकि वो जियांग के प्रूफ रिकॉर्ड कर सके। रात में डुएन उस कैमरे को अपने डोर पर इंस्टॉल कर देता है। सीन अब डुएन के ऑफिस पर शिफ्ट होता है जहां शियुन उसे बताती है कि अगर अब से जियांग कंपनी आएगी तो सिक्योरिटी पहले ही इन्फॉर्म करेगी। डुएन उसे थैंक्स कहता है और शियुन कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने तुम्हारी रिलेटिव को नहीं देखा, मतलब कि सांगजी को। दूसरी तरफ सांगजी अपसेट थी क्योंकि डुएन ने उसे अपनी कंपनी और घर आने से मना कर दिया था। हॉस्टल वापस जाने के बाद भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है कि तभी डुएन का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि तुमने हॉलिडे टिकट्स ले ली। ये देखकर सांगजी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो बताती है कि उसकी फ्लाइट 19 को है। डुएन नोट बनाकर लिख लेता है और पूछता है एग्जाम के बाद कहीं डिनर चले, लेकिन सांगजी कहती है शायद टाइम ना हो और डुएन सिर्फ ओके रिप्लाई करता है जिससे फिर वो सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सांगजी अपनी रूममेट्स के साथ पढ़ती है। निंगवे अपने बॉयफ्रेंड से झगड़े के चक्कर में गुस्से में होती है पर कॉल आते ही पिघल जाती है। एग्जाम के बाद सब फ्रेंड्स एक बार में पार्टी करने जाते हैं। वहाँ मिंग कहता है कि वो सांगजी को एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा पर वो मना कर देती है और काफी ड्रिंक कर लेती है। उधर डुएन उसे मैसेज करता है कि उसका लगेज रेडी है और कहता है कि वो उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा। तभी वो सांगजी के कॉल से सुनता है कि वो बार में है और पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया। सांगजी कहती है थोड़ा सा, तो डुएन तुरंत कहता है कि वहीं वेट करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बार के बाहर सांगजी लड़खड़ा रही होती है। मिंग उसे संभालने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि तुम जाके एंजॉय करो, मेरा भाई मेरे को पिक करने आने वाला है। मिंग कन्फेस करता है कि वो उसके लिए गाना गाया था। तभी डुएन वहाँ आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा जेलस होता है। वो सांगजी को उठाकर कहता है कि अब मैं देख लूंगा।
रोड पर सांगजी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है अब मैं अडल्ट हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। डुएन उसके करीब आके पूछता है क्या सच में? तो सांगजी रोकर कहती है तुमने ही तो कहा था जब बड़ी हो जाऊंगी तो अपनी मर्जी करूंगी। फिर वो नीचे बैठ जाती है और वॉमिट कर देती है। डुएन बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेता है और उसे संभालता है। थोड़ी देर में वो उसे अपनी पीठ पे उठाकर हॉस्टल तक लेकर जाता है। रास्ते में सांगजी कहती है मेरे दिल में एक सीक्रेट है जिसे मैं पसंद करती हूँ, वो मुझे नहीं करता। डुएन पूछता है कि वो कौन है, पर वो नाम नहीं बताती। वो कहता है अगर ऐसा है तो उसे पसंद करना बंद करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सांगजी को सब याद आ जाता है और वो एम्बैरेस हो जाती है। डुएन उसे पिक करने आता है। हॉस्टल के बाहर उसके फ्रेंड उसे टीज करने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारा क्रश है? सांगजी हाँ करती है। फिर नीचे मिंग आकर उसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। सांगजी पोलाइटली उसे रिजेक्ट करती है और कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कार में डुएन ये सब देख लेता है। वो उसका ब्रेकफास्ट ले लेता है क्योंकि उसमें वो फूड था जिससे सांगजी को एलर्जी है। सांगजी उससे माफी मांगती है पर डुएन सिर्फ फ्रूट देकर कहता है इसे खा लो और ड्राइव करने लगता है। डुएन पूछता है कि क्या मिंग वही लड़का है जिसे सांगजी पसंद करती है? ये सुन के सांगजी अपना मुंह घुमा लेती है और कहती है नहीं, वो नहीं है। डुएन फिर मजाक में पूछता है तो तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है? सांगजी झूठ बोल देती है और कहती है काफी मस्कुलर टाइप के। डुएन अपने आर्म्स को देखता है और सोचता है मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। फिर वो बोलता है ऐसे लड़के तो काफी बेवकूफ लगते हैं। सांगजी हंसते हुए कहती है ऐसा नहीं है और मन ही मन सोचती है अगर तुम्हें देखना है तो तुम मिरर देख लो। थोड़ी देर बाद सांगजी कहती है तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए। डुएन कहता है तुम ही मेरे लिए सेलेक्ट कर दो। सांगजी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो खुद अपनी एज की लड़कियों को ही जानती थी। तब डुएन कहता है कि मुझे एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सांगजी सोचती है क्या ये सही में कह रहा है या सिर्फ मजाक कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है सांगजी के घर पर। पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। मॉम पूछती है तुम इतनी लेट क्यों आई? सांगजी कहती है सांगयान ने मुझे वेट करवाया। सांगयान एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी फेवरेट चीज लेने गया था पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। डिनर टेबल पर सब हंसी मजाक करते हैं। सांगजी पेरेंट्स को गिफ्ट देती है। फिर सांगयान भी अपना गिफ्ट मांगता है। सांगजी उसे फनी सा सनग्लासेस देती है जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। मॉम डैड फिर उससे डुएन के हेल्थ के बारे में पूछते हैं। सांगजी बताती है कि अब वो ठीक है और एक पॉपुलर गेम भी बनाया है। सब बहुत प्राउड फील करते हैं। फिर मॉम सांगयान से उसे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। सांगयान मना कर देता है। सांगजी उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुझे ऑकवर्ड लगता है तो डुएन को साथ में लेकर चले जा। पर सांगयान बताता है कि एक लड़की मुझे पसंद करती है इसीलिए वो डेट पे नहीं जा रहा। ये सुन के सांगजी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और सांगयान उसे बाहर लॉक कर देता है। जब सांगयान कहता है मुझे हैंडसम बोलो तभी गेट खोलूंगा तो सांगजी जोर से हैंडसम कहती है पर फिर बदले में घर का डोर उसके सामने लॉक कर देती है। रात को सांगजी डुएन के दिए गिफ्ट बॉक्स को निकालती है और उन्हें देखकर खुश होती है। वो सोचती है क्या डुएन सीरियसली यंगर गर्ल्स में इंटरेस्टेड है? ये जानने के लिए वो उसे मैसेज करती है। डुएन उसे वॉइस नोट में रिप्लाई करता है कि अगर लड़की 18 प्लस हो और समझदार हो तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर सांगजी कंफ्यूज्ड हो जाती है और डुएन भी अपने मन में सोचता है सांगजी तो मुझे भाई के जैसा ही देखती है। नेक्स्ट डे डुएन अपने फ्रेंड फी से मिलता है जिसके शादी का फंक्शन होता है। फी कहता है अगर तू मेरे पास रहा तो सब कहेंगे कि तू मेरी ब्राइड चुरा रहा है। दोनों मस्ती करने लगते हैं और बात निकलती है डुएन के क्रश की। जब डुएन बताता है कि वो लड़की यंगर है और किसी और को पसंद करती है तो फी कहता है सुन के ऐसा लगता है कि वो तुझे ही पसंद करती है। शाम को फी की वेडिंग होती है। सांगजी अपने भाई सांगयान के साथ आती है और डुएन को ढूंढती रहती है। जब डुएन आता है तो वो अपनी टाई को बार बार एडजस्ट करता है। ये वही टाई होती है जो सांगजी ने उसे दी थी। सांगयान डुएन से मस्ती में कहता है कि कुछ अच्छा बोलो तो डुएन कहता है डार्लिंग ब्रदर, जो सुनकर सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। डिनर टेबल पर डुएन सांगजी से बातें करने लगता है और पूछता है कि तुमने मेरा नाम ब्रदर 2 से क्यों सेव किया है और उस लड़के के बारे में सवाल पे सवाल करता रहता है। सांगजी परेशान होकर सीट चेंज करना चाहती थी पर सांगयान उसे मना कर देता है। फाइनली सांगजी वहाँ से निकल जाती है तो डुएन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसे जी करके बुलाता है और रेड एनवलप रिटर्न करता है। रास्ते में वो स्ट्रॉबेरीज लाता है और सांगजी को खिलाता है, खुद उसके हाथ से खा लेता है।
घर पहुंचकर डुएन उसे न्यू ईयर गिफ्ट देता है और उसमें एक ब्रेसलेट जिसमें हार्ट शेप के अंदर SZ लिखा होता है। सांगजी उसे देखकर ब्लश करती है और रात को जब वो नेट पे सर्च करती है तो लिखा होता है कि ये ब्रेसलेट लवर्स एक दूसरे को देते हैं। सांगजी खुशी से सोचती है कि डुएन ने उसे ब्रेसलेट एज अ लव गिफ्ट दिया है, पर जब वो और पढ़ती है तो लिखा होता है कि एल्डर भी केयर दिखाने के लिए ऐसा गिफ्ट्स दे सकते हैं। ये देखकर वो कहती है पता नहीं, शायद मुझे ब्रेसलेट देने का यही रीजन होगा। तभी उसके मॉम डैड वापस आते हैं। सांगजी बताती है कि कल डुएन भी मेरी फ्लाइट से ही जाएगा और मुझे पिक करेगा। मॉम उसे पैकिंग करने और सोने के लिए कहती है। दूसरी तरफ डुएन झूठ बोल रहा होता है। उसकी फ्लाइट कल नहीं थी, पर वो एक्स्ट्रा टाइम सांगजी के साथ बिताना चाहता था। टिकट्स ना मिलने के बाद वो फ्रेंड से हेल्प मांगता है। रात देर तक वेट करते हुए वो सो जाता है, पर सुबह नोटिफिकेशन मिलती है कि टिकट्स मिल गई और वो खुशी से फिर से सो जाता है। सुबह सांगजी आती है और देखती है कि डुएन वॉल के सहारे सोया है। वो पूछती है कल रात को तुम ठीक से नहीं सोए क्या? तो डुएन कहता है थोड़ा काम था। जब वो नोटिस करता है कि सांगजी ने ब्रेसलेट नहीं पहना तो कहता है लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया और उसका लगेज उठाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद सांगजी उसका ब्रेकफास्ट देती है पर खुद नहीं खाती। ये देखकर डुएन कहता है मुंह खोलो और बन उसके मुंह में डाल देता है। दोनों एक ही बन शेयर करते हैं। डुएन के फेस पर स्माइल आ जाता है। एयरपोर्ट पर दोनों वेट कर रहे होते हैं। सांगजी ऑकवर्ड फील करती है तो डुएन उसे अपना कोट दे देता है। तभी डुएन का एक फ्रेंड आता है और सांगजी को देखकर पूछता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर सॉरी बोलता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जियांग है ना? डुएन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके बोर्डिंग का टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। प्लेन में सांगजी पूछती है जियांग कौन है? डुएन बताता है वो वही है जिसने रेस्टोरेंट पे हंगामा किया था। मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं था। फिर कहता है मैंने प्रॉमिस किया था ना, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। ये सुनकर सांगजी मन ही मन ब्लश करती है। ईही पहुंचने पर डुएन उसे कैंपस तक ड्रॉप करता है और बालकनी से सांगजी उसे बाय करती है और उसकी फ्रेंड निंगवे पूछती है कि ये लड़का कौन था। सांगजी बताती है उसका बिहेवियर अब बदल गया है, लगता है वो मुझे पसंद करने लगा है। निंगवे कहती है तो तुम उसे बता दो एज डिफरेंस से क्या होता है, पर सांगजी हेजिटेट फील करती है। डुएन भी फी को बताता है कि लगता है वो लड़की मुझे ही पसंद करती है। फी पूछता है क्या तुम श्योर हो? तो डुएन कहता है कि नहीं और पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ को कैसे इम्प्रेस किया था। नेक्स्ट सीन में डुएन सांगजी को कॉल करता है। सांगजी कैफे में अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है। निंगवे कहती है कि कॉल उठाओ। डुएन उसे फ्राइडे के लिए डिनर पर बुलाता है और सांगजी भी मान जाती है। फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं कि क्या फर्स्ट डेट है। वो मना करती है पर अंदर ही अंदर वो ब्लश करती है। डिनर के दिन डुएन उससे मिलता है और कहता है आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो कहती है तुम मुझे किससे मिलाने ले जा रहे हो? उसे लगता है कि डुएन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जा रहा है, पर रेस्टोरेंट में डुएन की फ्रेंड शियून मिलती है, वही लड़की जो एयरपोर्ट पर थी। शियून बताती है कि उस दिन वो सिर्फ डुएन के फ्रेंड के बिहाफ पर गई थी और उनका कोई अफेयर नहीं है। ये सुनकर सांगजी थोड़ी रिलीफ फील करती है। डुएन अपने फ्रेंड को सांगजी से मिलवाता है और मेरी फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करता है। पहली बार सिस्टर नहीं कहता, बाद में वो सांगजी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाए ताकि फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फ्यूचर पर सांगजी कहते कहते चुप हो जाती है। फिर दोनों मॉल में जाते हैं। सांगजी मिल्क टी पीती है जिसे उसे एलर्जी होती है। रैशेस देखकर डुएन घबरा जाता है, मेडिसिन लेने के लिए दौड़ता है और उसका ख्याल रखता है। जब वो करीब से उसे देखता है तो दोनों के बीच एक साइलेंट इमोशनल मोमेंट होता है। लास्ट फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि डुएन ने पहले ही शियून से रिक्वेस्ट की थी कि रेस्टोरेंट पे सब क्लियर कर दे ताकि सांगजी कुछ गलत ना समझे। शियून हंसती है और कहती है तुम तो एक छोटे बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो। सांगजी मेडिसिन लेने के बाद कहती है कि वैसे वो मिल्क टी काफी टेस्टी थी, जिससे डुएन थोड़ा इरिटेट होते हुए कहता है तुम्हें एलर्जी होने के बाद भी मिल्क टी चाहिए। उसे याद आता है कि पहले भी उसने सांगजी के लिए मिल्क बाय किया था। सांगजी बताती है कि तब उसने नहीं पिया था बल्कि उसकी क्लासमेट ने ले लिया था। कैंपस के रास्ते दोनों वॉक कर रहे होते हैं। सांगजी अपने फेस को बार बार टच कर रही थी, जो देखकर डुएन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगा।
सांगजी मुस्कुराकर कहती है, लगता है तुम मुझे डॉग की तरह वॉक पर लेकर आए हो। डुएन हंसते हुए बोलता है, मेरा डॉग तो समझता भी नहीं कि क्या खाना पीना चाहिए। फिर सांगजी पूछती है कि उसने उसे अपनी फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, हमेशा तो सिस्टर कहता था। डुएन कहता है, तो क्या तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझती हो, जिस पे सांगजी चुप हो जाती है। बातें करते हुए वो बर्थडे के टॉपिक पर आते हैं। डुएन कहता है कि अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना पॉइंटलेस है। सांगजी सोचती है कि शायद वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। दूसरी तरफ हॉस्टल में उसकी फ्रेंड चिंता करती है क्योंकि बहुत लेट हो गया था। जब सांगजी वापस आती है तो शाय होकर उन्हें बताती है कि शायद डुएन भी उसे लाइक करता है। सब एक्साइटेड होते हैं और निंगवे कहती है कि अगर उसने कन्फेस नहीं किया तो तुम करना। बर्थडे वाले दिन सांगजी डुएन से मिलने जाती है, तभी मिंग आकर उसे विश करता है और गिफ्ट देता है। सांगजी लेने से मना करती है पर वो इंसिस्ट करता है। उसके जाने के बाद डुएन उसका गिफ्ट उठाता है और सांगजी से कहता है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। तभी थोड़ा टीस करते हुए कहता है, क्या मैं उस लड़की की तरह दिखता हूँ जिसे तुम पसंद करती हो। सांगजी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, नहीं, तुम बिल्कुल उसके जैसे नहीं दिखते। बस में भीड़ होने पर डुएन उसे अपना आर्म पकड़ने के लिए कहता है। जब वो हेजिटेट होती है तो डुएन उसका हाथ अपने हाथ पर रख देता है। मॉल में सांगजी आइस्ड लेमन ड्रिंक ऑर्डर करती है पर डुएन मना करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें अनोइंग लगता हूँ तो आर्डर डाल लो। थिएटर में दोनों के बीच क्यूट मोमेंट होता है। डुएन ग्लास पकड़ने के बहाने उसके पास आता है और कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, जिससे सांगजी भी शॉक हो जाती है। मूवी के बाद डुएन कहता है कि चलो मेरे घर, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट वही है। सांगजी हेजिटेट करती है पर डुएन बताता है कि उसने उसे जियांग से प्रोटेक्ट करने के लिए मना किया था और वो उससे माफ़ी मांगता है और सांगजी खुश होकर मान जाती है। घर पहुंचकर डुएन लाइट्स ऑन करता है। सब कुछ उसके बर्थडे के सरप्राइज के लिए डेकोरेट था। उसने 2 केक बनाए थे, एक खुद का, एक बैकअप। सांगजी उसका बनाया हुआ केक चूज करती है। केक कट करने के बाद डुएन गिफ्ट देता है और पूछता है, तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। सांगजी बताती है, हैंडसम, काइंड और टॉल। तो डुएन अपनी हाइट मिलाता है और कहता है, तो क्या मैं तुम्हें अप्रोच कर सकता हूँ। सांगजी हैरान हो जाती है। डुएन कन्फेस करता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। सांगजी कहती है, मेरा दिल जीतना आसान नहीं है। डुएन स्माइल करके कहता है, मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले डुएन ने खुद केक बनाना सीखा था। बार बार फेल होने के बाद भी सिर्फ सांगजी के लिए परफेक्ट केक बनाने की कोशिश करता रहा। सांगजी अपना बर्थडे गिफ्ट ओपन करती है जिसमें एक कैमरा होता है। वो एक्साइटमेंट से कैमरा चेक करती है पर उसमें डुएन की एक फोटो होती है जिसमें उसकी शर्ट खुली होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे डुएन का मैसेज आता है जो उससे पूछता है, क्या उसे गिफ्ट पसंद आया। सांगजी सोचती है, ऐसे फोटो के साथ गिफ्ट कौन देता है, और वो उसी फोटो का पिक क्लिक करके डुएन को सेंड करती है। फोटो देख के डुएन रियलाइज करता है कि ये गलती से क्लिक हो गया था जब वो कैमरा चेक कर रहा था। जब सांगजी कहती है कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डुएन फ्लर्ट करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें एचडी वर्जन में भेज दूं। सांगजी उसे ओल्ड फॉक्स कहकर चिढ़ाती है और गुड नाइट बोल देती है। रात को वो अपने फोन में से डुएन का नाम ब्रदर 2 से बदलकर सूटर रख देती है। तभी उसे सांग्यान का बर्थडे विश आता है। सांगजी बताती है कि वो रिलेशनशिप में जा रही है। ये सुनकर सांग्यान कहता है, पहले पढ़ाई पूरी कर। जब सांगजी बताती है कि वो लड़का उससे थोड़ा बड़ा है तो सांग्यान गुस्सा होकर पूछता है, क्या मुझसे भी बड़ा है। सांगजी कहती है, हाँ, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। ये सुनकर सांग्यान कहता है, उसे एक दिन भी बड़ा नहीं होना चाहिए और कॉल कट कर देता है। सांगजी उसकी बातों को इग्नोर करके कैमरा और डुएन के ब्रेसलेट के साथ फोटोज लेने लगती है। तभी निंगवे कहती है, ये ब्रेसलेट जरूर उसी ने दिया होगा। सांगजी थोड़े टेंशन में होती है कि अगर उसने डुएन को ज्यादा वेट कराया तो कहीं वो हार ना मान ले। निंगवे कहती है, वो ऐसा लड़का नहीं लगता, पर अगर डाउट है तो टेस्ट कर लो। नेक्स्ट डे सांगजी फ्रेंड्स के साथ लंच पर होती है। उनकी एक फ्रेंड ब्रेसलेट देखकर पूछती है, क्या ये माउस बना है। सांगजी कहती है, ये फॉक्स है। तभी डुएन का मैसेज आता है। वो पूछता है, क्या तुम फ्री हो कल। निंगवे फोन ले लेती है और रिप्लाई करती है, नहीं, क्योंकि दोनों उसे टेस्ट करना चाहते थे। डुएन सैड हो जाता है पर अगले दिन फिर पूछता है। इस पर भी सांगजी मना कर देती है।
यूशिन कहती है उसे टेस्ट मत करो वरना वो कोशिश करना छोड़ देगा। सांगजी कॉल करने जाती है पर निंगवे उसे रोक लेती है। डुएन अपने कलीग से पूछता है अगर कोई बार बार मना करे तो इसका क्या मतलब है। वो कहते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फिर डुएन थर्सडे के लिए पूछता है और सांगजी फाइनली हाँ कहती है, पर उस दिन डुएन काम की वजह से कैंसिल करता है। सांगजी समझदारी दिखाती है और फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। अगले बार भी डेट कैंसिल हो जाता है। सांगजी दुखी होती है पर गुस्सा नहीं करती। डुएन मीटिंग के बाद उसके पास आने लगता है पर नर्सिंग होम से कॉल आता है। डॉक्टर बताती है उसके डैड के लंग्स में फ्लूइड है और सर्जरी जरूरी है। डुएन रोने लगता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स के स्ट्रगल्स जैसे कि डैड का एक्सीडेंट होना और कर्जा और उसकी मॉम की इलनेस। डुएन ने पढ़ाई छोड़कर पैसा कमाने की सोची थी पर मॉम ने मना किया था। प्रेजेंट में डुएन अपने पास्ट को याद करके इमोशनल होता है। दूसरी तरफ सांगजी उसके मैसेज का वेट कर रही होती है। जब वो नहीं आता तो वो खुद मैसेज भेजती है। डुएन कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सांगजी सरप्राइज होती है। रेस्टोरेंट में डुएन माफी मांगता है। सांगजी कहती है तुम अपसेट लग रहे हो। डुएन बोलता है तुम्हारे साथ खुश हूँ मैं। वो स्माइल करता है जिसे देख सांगजी भी मुस्कुरा देती है। वो कॉटन कैंडी बनाती है और कहती है जब मैं सैड होती हूँ तो स्वीट्स खाती हूँ। दोनों एक साथ कॉटन कैंडी खाने लगते हैं। डुएन कहता है तुमने पहली बार मेरे लिए बनाई, मतलब तुमने यस कह दिया। सांगजी कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा। वो बोलती है ऐसा तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। सजेशन लो। डुएन कहता है मैं ट्राई करता रहूंगा। नेक्स्ट डे शेयरिंग सेशन में डुएन उसके कॉलेज में आ जाता है। सांगजी हैरान हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं बस ऐसे ही आया हूँ। क्लासमेट्स कहते हैं सांगजी का बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। डुएन उसके चीक्स को सॉफ्टली टच करता है जैसे किस कर रहा हो। फ्लैशबैक में डुएन सांगयान का मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है मेरी बहन किसी को पसंद करती है, तुम उसका ध्यान रखना। डुएन स्माइल करता है क्योंकि वो लड़का डुएन ही था। प्रेजेंट में जब सांगजी उठती है तो वो गुस्से से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। डुएन कहता है अभी जिस रिलेशन में है तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। सांगजी कहती है ज्यादा मत बनो, मुझे पता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। जब डुएन कहता है बताओ ना मैं यहाँ क्या कर रहा था, सांगजी उसे पास बुलाती है और जैसे ही वो करीब आता है उसे किस कर लेती है। डुएन शॉक्ड हो जाता है। सांगजी कहती है मुझे भी नहीं पता मैंने ये क्या किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें हाँ कहा। डुएन मजाक में कहता है तो तुम मेरा एडवांटेज ले रही हो। सांगजी बोलती है अगर ऐसा फिर किया तो मैं भाई को बता दूंगी। डुएन कहता है ठीक है बता दो, वैसे भी कभी ना कभी तो बताना ही होगा। सांगजी शर्मा जाती है और कहती है मैंने हाँ नहीं कहा, मुझे मत देखो। पर डुएन उसे देखता ही रहता है। तभी उसका सीनियर सेशन के लिए आता है और डुएन वहीं रुक जाता है। सांगजी उसे देखकर स्माइल करती है। सेशन के बाद दोनों साथ चलते हैं। डुएन कहता है कैंपस में साथ चलने का मजा ही अलग है, जब मैं यहाँ था तो कोई भी साथ नहीं था। सांगजी कहती है आज मैं तुम्हारी कंपनी दूंगी। बास्केटबॉल कोर्ट में सांगजी की एक फ्रेंड होती है। एक प्लेयर गिर जाता है और उन्हें एक सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है तो डुएन खेलने लगता है। उसका खेल देखकर सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, खासकर सांगजी। रात में गर्ल्स अपने समर ब्रेक प्लान्स डिस्कस करती है। निंगवे बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप प्लान करती है। यूशिन बोलती है कि वो इंटर्नशिप करेगी, वैंग भी काम करेगी। सांगजी कहती है शायद डुएन बिजी रहे इसीलिए मैं घर जाऊंगी, पर वो सोचती है इंटर्नशिप ट्राई करे। जब वो सांगयान से पूछती है तो वो कहता है तुम सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताना चाहती हो। सांगजी समझाने की कोशिश करती है पर सांगयान मना कर देता है। वो वॉइस मैसेज में कहती है मैं यहाँ डेटिंग के लिए नहीं रुक रही। सांगयान कहता है मैं जेलस नहीं हूँ, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, पर फिर भी उसे घर आने को कहता है। सांगजी धमकी देती है नहीं माने तो मॉम को बता दूंगी। बास्केटबॉल कोर्ट में वैंग मिंग का ख्याल रखती है और फ्रेंड समझ जाते हैं कि उसे उस पर क्रश है। उनकी हेल्प से वो उसका इंटरव्यू लेने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ सांगजी डुएन के बर्थडे पर सरप्राइज प्लान करती है। वो केक लेकर आती है और उसे विश करती है। डुएन कहता है मैं तो अपना बर्थडे भूल गया था। सांगजी मजाक में कहती है ओल्ड लोगों को सेलिब्रेट करना नहीं पसंद। डुएन बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम 27 से पहले मुझसे शादी करो। सांगजी शर्मा जाती है। रेस्टोरेंट में सांगजी उसके लिए स्पेशल डिश बनाती है अपनी मॉम की रेसिपी से।
डुएन उसकी वीडियो बनाता है और टेस्ट करते ही आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी उसकी तारीफ करता है। केक कट करते वक्त वो कहता है सिर्फ एक विश मांगू। सांगजी पूछती है क्या विश मांगी। डुएन बोलता है तुम जानती हो। तब सांगजी कहती है तुम्हारी विश पूरी करना आसान है, तो मेरा जवाब हाँ होगा। डुएन खुशी से कहता है अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो शर्मा कर कहती है हाँ, क्योंकि मैं हर बर्थडे तुम्हारे साथ मनाऊंगी। डुएन उसे किस करता है और कहता है मुझे छोड़कर कभी मत जाना। बीच पर दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। डुएन अपनी फैमिली की कहानी बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और पापा कोमा में है। सांगजी उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन डुएन उसे लंच पे बुलाता है और जब पावर कट होता है तो उसे अपने घर पढ़ने के लिए ले जाता है। वहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें ही ऐसे देखता रहूंगा और सांगजी शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सांगजी डुएन के बिल्कुल क्लोज आती है और कहती है अब तुमने मुझे देख लिया ना, तो अब यहाँ से जाओ वरना मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डुएन उसे अपने पास खींचकर गले लगा लेता है और कहता है मैं बस यहीं चुपचाप बैठूंगा। सांगजी मना करती है तो वो बोलता है तुम काफी क्रूअल गर्लफ्रेंड हो और उसे पढ़ने बैठा देता है। फिर पूछता है लंच में क्या बनाऊं। सांगजी कहती है तुम्हारे हाथ का कुछ भी। डुएन खुशी से खाना बनाता है और दोनों एक साथ लंच करते हैं। सांगजी उसके हाथ का खाना टेस्ट करके काफी तारीफ करती है, तो वो कहता है तुम पहली हो जो मेरे हाथ का खाना खा रही हो। लंच के बाद सांगजी प्लेट्स धोने जाती है, पर डुएन आकर उसे एप्रॉन पहनाता है और कहता है मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा था, तो क्यों कर रही हो। सांगजी स्माइल करते हुए कहती है फ्यूचर में सिर्फ तुम्हें काम नहीं करने दे सकती। थोड़ी देर बाद सांगजी पढ़ने लगती है, लेकिन उसे नींद आ जाता है। बेड पर लेटे हुए उसे वही टेडी मिलता है जो उसने डुएन को वापस किया था। तभी डुएन नॉक करता है और सांगजी एक्टिंग करती है जैसे वो पढ़ रही हो। डुएन मजाक में कहता है मुझे तो तुम दिख ही नहीं रही, और जब वो पीछे देखती है तो हंसते हुए पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब वो उठती है तो डुएन उसे बेड पर लेटा देता है और पूछता है क्या इतना एक्साइटमेंट काफी है। सांगजी नर्वस हो जाती है। जब डुएन उसके क्लोज आता है तो सांगजी उसे दूर करती है और कहती है इतना क्लोज मत आया करो, मुझे नर्वसनेस होती है। डुएन सॉफ्टली कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा और उसे ब्लैंकेट से कवर करके रूम से चला जाता है। रात को जब वो कैंपस छोड़ने जा रहा होता है तो सांगजी उसे कैंडी देती है। डुएन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं। सांगजी हाँ करती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। जब सांगजी पूछती है हाथ पकड़ने के लिए परमिशन कौन मांगता है, तो डुएन कहता है जब बिना पूछे किस किया था तब तुम नाराज हुई थी ना। सांगजी कहती है मैं नाराज नहीं थी, बस नर्वस थी और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। डुएन उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ। अगले दिन डुएन का फ्रेंड फी कॉल करता है और बताता है कि वो नेक्स्ट वीक आ रहा है। बातें करते हुए फी समझ जाता है कि वो लड़की सांगजी ही है। डुएन कहता है मैं सांगयान को पर्सनली बताऊंगा। दूसरी तरफ सांगजी और निंगवे की बात होती है, जहां सांगजी कन्फेस करती है कि जब डुएन उसके क्लोज आता है तो वो नर्वस होती है। निंगवे उसे सजेस्ट करती है कि नेक्स्ट टाइम वो इनिशिएटिव ले। वीकेंड पे दोनों स्केटिंग डेट पर जाते हैं। सांगजी कहती है कि मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। ये सुनकर डुएन शॉक होता है, थोड़ा चेज होता है। फिर सांगजी उसे हक करके किस कर लेती है। दोनों एक दूसरे को दोबारा किस करते हैं और खुश होते हैं। अगले दिन सांगजी इंटरव्यू कॉल के बाद बहुत हैप्पी होती है और अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि वो इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो गई है। सब उसके लिए बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो पार्टी स्किप करके चली जाती है। रात को वैंग मिंग का इंटरव्यू एडिट कर रही होती है, तभी निंगवे उससे पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ प्रोग्रेस हुई, पर वैंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ डुएन अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा होता है कि तभी शियून को दर्द होने लगता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और शियून अपना काम डुएन को देके चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंगवे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप के लिए रेडी होती है और सांगजी फॉर्मल आउटफिट में इंटर्नशिप के लिए। निंगवे मजाक में कहती है कि तुम यहाँ अपने भाई के क्लोज रहने के लिए आई हो, पर सांगजी कहती है कि वो सच में इंटर्नशिप करना चाहती है। इतने में सांगयान का कॉल आता है। वो गुस्सा होता है और कहता है कि अगर इस बार चीट हुई तो मेरे पास मत आना। ये सुनकर सांगजी हर्ट होती है और फाइनली उसे मैसेज करके बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड डुएन है, पर सांगयान उसे ब्लॉक कर देता है। ऑफिस में सांगजी अपने को इंटर्न वांगजी के साथ काम स्टार्ट करती है। बॉस शी उसे पहचान लेती है, वही लड़की जिसने रेस्टोरेंट में जियांग पे पानी फेंका था। शी उसे सिर्फ छोटे काम देती है जैसे कॉपी करना और टी बनाना। प्रिंटर यूज ना कर पाने पे सांगजी हेल्प लेती है।
शाम को सांगजी अपने मॉम डैड से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी डुएन आकर उसे सनफ्लावर गिफ्ट करता है और कहता है ये तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा काम हमेशा ब्राइट रहे। डिनर पर सांगजी अपने फर्स्ट डे के बारे में बताती है और डुएन कहता है कि वो बिल्कुल उसके डैड के जैसे बात कर रहा है। डुएन उसे एक क्यूट सॉफ्ट टॉय गिफ्ट करता है और कहता है इस स्ट्रेस में इसे मार लेना। सांगजी मजाक में उस टॉय को सांगयान बोलकर पीटने लगती है जिससे दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन ऑफिस में शी उसे एक्स्ट्रा काम करवाती है जबकि दूसरा इंटर्न ट्रीट एंजॉय करता है। डुएन का उसे कॉल आता है पर बॉस देख लेती है और डांट देती है। रात को डुएन के लिए सांगजी फूड ऑर्डर करती है पर वो उसे छुपा लेता है ताकि कलीग्स को पता ना चले। दोनों कॉल पर बातें करते हैं और डुएन समझ जाता है कि वो अभी तक ऑफिस में ही है। थोड़ी देर बाद डुएन उसे लेने आता है। दोनों एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं जहां सांगजी कहती है कि तुम्हें देखकर थकान चली जाती है। डुएन मजाक में कहता है कि अब मुझे भी चार्ज करो और वो उसे टाइटली हग करती है। तभी दोनों को अपने अपने काम का मैसेज आता है और वो हाथ पकड़कर चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सांगजी देखती है कि डुएन उसके ऑफिस के बाहर कार में सो रहा है। वो उसे ब्रेकफास्ट देता है और ड्रॉप करता है। जाने से पहले सांगजी उसे किस करती है जो शी देख लेती है। फिर शी जियांग को कॉल करके कहती है कि जो लड़की ने तुम पर पानी फेंका था अब वो डुएन के साथ है। जियांग जेलस होती है। रात को ऑफिस डिनर पे सांगजी बोर हो रही होती है तो डुएन उसे एक्सक्यूज बना के निकलने को कहता है। जैसे ही वो जाने लगती है तो डोर पे जियांग आ जाती है। सांगजी उसे इग्नोर करके जाने लगती है पर जियांग उसे रोक लेती है और कहती है कि डुएन के डैड पर हर साल 1 लाख युएन का खर्चा आता है। कोई भी लड़की ऐसे आदमी पर अपना पैसा और टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वो चाहती थी कि सांगजी डुएन से दूर हो जाए लेकिन सांगजी कहती है कि वो अपना टाइम और मनी उस पर स्पेंड करने के लिए रेडी है। जियांग कहती है कि डुएन तुम्हें यूज करके छोड़ देगा पर सांगजी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तब जियांग उससे कहती है कि डुएन के डैड ने मेरे डैड को मारा था और तुम्हारी फैमिली कभी ऐसे लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सांगजी कहती है कि उस क्राइम से डुएन का कोई भी लेना देना नहीं है और वो जियांग से कहती है कि अपना दुख डुएन पे मत निकालो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में सांगजी अकेले बैठकर सोच रही होती है कि तभी डुएन वहाँ आता है। वो उसके चेहरे से समझ जाता है कि वो अपसेट है पर सांगजी उसे कुछ भी नहीं बताती। डुएन उसे बियर शेप का बन देता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर सांगजी अपना एटीएम कार्ड उसे देती है और कहती है कि इसमें 5000 युएन है। इंटर्नशिप के बाद और हो जाएंगे। डुएन हंसते हुए कहता है कि अब मेरी सांगजी बड़ी हो गई है। वो अपना पर्स उसे देता है और कहता है कि इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। अब ये तुम्हारा कार्ड है। सांगजी पर्स वापस करके कहती है कि इन पैसे से हम एक घर खरीदेंगे। डुएन कहता है अब तुम मेरी सेविंग्स हैंडल करोगी। सांगजी मुस्कुराकर उसके शोल्डर पर अपना सर रख लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सांगजी बिजी होती है जब एक एम्प्लॉय उसके लिए लंच लाता है। उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया होता है लेकिन वो समझ जाती है कि ये डुएन ने भेजा है। काम के बाद डुएन उसे कैंपस ड्रॉप करने आता है। सांगजी कहती है तुम इतना काम करते हो फिर भी मुझे छोड़ने आते हो, तुम थक जाते होगे। डुएन कहता है तुम मेरे घर आ जाओ। तभी सांगजी की मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि बस रूम के पास ही हूँ और कॉल कट कर देती है। डुएन कहता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही तो मैं तुम्हें डेली पिक ड्रॉप करता हूँ। सांगजी उसे गले लगा लेती है। तभी सांगयान का कॉल आता है। वो कहता है कैंपस में एक लड़की किसी लड़की का हाथ पकड़ के घूम रही है, कहीं वो तुम तो नहीं। इतना कहकर वो सामने आ जाता है। वो गुस्से में कहता है तो ये तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड है। सांगजी कुछ नहीं कह पाती। सांगयान उसे खींचकर ले जाने लगता है पर सांगजी डुएन को छोड़कर नहीं जाती। डुएन कहता है मैंने ही पहले अप्रोच किया था। बाद में सांगयान डुएन पे गुस्सा निकालता है और उसे पंच मार देता है। डुएन कहता है मैं सांगजी से सच में बहुत प्यार करता हूँ। सांगयान उसे दोबारा मारने लगता है। डुएन उसे शांत कराते हुए कहता है मार लो, तुम्हें जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो। कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। रात में डुएन का चेहरा चोट से भर जाता है। सांगजी वीडियो कॉल करती है पर वो झूठ बोलता है कि कपड़े नहीं पहने। नेक्स्ट डे सांगजी उसका मास्क हटा के चोट देखती है और समझ जाती है कि सांगयान ने उसे मारा है। वो रेस्टोरेंट जाकर सांगयान पे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने हाथ कैसे उठाए, और गुस्से में कहती है कि अब से हमारा सब रिश्ता खत्म। बाद में डुएन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है।
डिनर पर सांग्यान और सांगजी फिर बहस करते हैं, पर जब डुएन कहता है मैंने पहले मारा था, तो सांगजी दोनों पर ही गुस्सा होती है। फिर वो डुएन की चोट पे केयर करती है, तो सांग्यान जेलस हो जाता है और कहता है मेरी बहन तो मुझे देखती भी नहीं। सांगजी हंसती है और कहती है वीकेंड पे मिलते हैं। डिनर पे सांग्यान और डुएन दोनों छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं और सांगजी उन्हें देखकर हंसते हुए उनका मूड थोड़ा हल्का कर देती है। डुएन सांगजी को हॉस्टल ड्रॉप करता है। सांग्यान सोया हुआ लग रहा होता है, तो डुएन उसके सामने ही सांगजी को किस करके कहता है कि मैंने सुबह से खुद को रोक रखा था, पर असल में सांग्यान सोया हुआ नहीं था। वो सब देखकर मुस्कुराता है। सांगजी ये नोटिस कर लेती है और गुस्से में उसे मारती है, ये कहकर कि आगे आ जाओ। डुएन कोई ड्राइवर नहीं है। सांग्यान कहता है मैं भी तो इसे ड्रॉप करता था, पर सांगजी नहीं मानती और उसे जबरदस्ती फ्रंट सीट पे बैठाती है। डुएन फिर सांगजी को फ्लाइंग किसेस देता है, जिससे सांग्यान इरिटेट हो जाता है। रास्ते में डुएन कहता है कि वो सांगजी को घर ड्रॉप करके ऑफिस जाएगा। सांग्यान बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ। डुएन मजाक में कहता है थैंक यू डार्लिंग ब्रदर। ऑफिस में सांग्यान आराम से गेम खेलता है और डुएन से कहता है थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखा करो। डुएन बताता है कि वो एक नया अपार्टमेंट ले रहा है जो सांगजी के कैंपस के पास है। सांग्यान इमोशनल होकर कहता है कि मैं हमेशा डरता था कि मेरी बहन किसी गलत लड़के से ना जुड़ जाए, पर तुम्हें देख के काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन वो साथ ही वार्निंग देता है अगर सांगजी को हर्ट किया तो तुम बचोगे नहीं। डुएन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कभी वो चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे डुएन उठता है तो देखता है सांगजी चिट्ठी छोड़कर चला गया है। कॉफी शॉप में उसका कोवर्कर बताता है कि उसने सांगजी को एक लड़की के साथ देखा था। ये सुनकर डुएन टेंशन में आ जाता है और सीधा जियांग के शॉप पर पहुंचता है। जियांग खुश होती है, पर डुएन उसे लीगल एक्शन का पेपर देकर वार्न करता है अगर सांगजी को कुछ कहा तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। जियांग रोने लगती है और डुएन वहां से चला जाता है। ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग के दौरान सांगजी अपना आइडिया बताती है एलर्जिक स्किन केयर प्रोडक्ट को एक एनिमेटेड कैरेक्टर के साथ कंबाइन करने का। क्लाइंट को आइडिया पसंद आता है, पर बॉस इरिटेट हो जाती है। मीटिंग के बाद वो सांगजी से कहती है तुम इंटर्न हो, आइडिया मुझे रिपोर्ट करोगी, और गुस्से में बोलती है जो किसी और का बॉयफ्रेंड छीन ले उसके लिए ये नॉर्मल है। ये बात सांगजी को चुभ जाती है। शाम को सांग्यान सांगजी को लेने आता है और बताता है कि वो कल की फ्लाइट से जा रहा है। सांगजी इमोशनल होकर रो पड़ती है, पर सांग्यान उसे हंसाने की कोशिश करता है। तभी डुएन वहां आता है और कहता है इसका मूड थोड़ा ठीक करो। दोनों उसे छेड़ते हैं और सांगजी थोड़ा मुस्कुरा देती है। बाद में डुएन सांगजी से कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताती क्यों नहीं। सांगजी कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, सब हैंडल कर लूंगी। डुएन कहता है मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक सपोर्टर भी बनो। सांगजी इमोशनल होकर कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मुझ पर रिलाई कर सको। डुएन उसके फॉरहेड पर किस करता है और दोनों एक प्रॉमिस करते हैं कि अब से सारी बातें शेयर करेंगे। नेक्स्ट डे क्लाइंट उनका प्लान अप्रूव कर लेता है और सबको बोनस मिलता है। शाम को सांगजी डुएन के नए घर पहुंचती है। वो बहुत ही सुंदर, बड़ा और वार्म होता है। डुएन उसे घर की चाबी देकर कहता है अब ये हमारा घर है। रात को हॉस्टल का एसी खराब हो जाता है तो डुएन उसे लेने आ जाता है। घर पे दोनों गेम खेलते हैं और सांगजी के बाल डुएन के बटन में फंस जाते हैं। जब वो बटन खोलती है तो डुएन उसे किस करता है। दोनों एक मैजिकल मोमेंट शेयर करते हैं, पर ऑकवर्ड होकर अलग हो जाते हैं। रात भर दोनों हंसते हुए सो नहीं पाते। अगली सुबह कपल आउटफिट पहनते हैं, पर एक दूसरे से आंखें नहीं मिलाते। ब्रेकफास्ट के दौरान डुएन कहता है मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। सांगजी कहती है अपने काम पर ध्यान दो। डुएन कहता है गेम लॉन्च होने के बाद हम दोनों ट्रिप पर चलेंगे। ये सुनकर सांगजी खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन जब डुएन उठकर सांगजी को ढूंढता है, पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर जा चुकी होती है। टेबल पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है ब्रेकफास्ट पूरा खाना। साथ ही उसे सांगजी की एक ट्रैवल बुक मिलती है जिसमें उसने अपनी ड्रीम ट्रिप के प्लेसेस लिखे होते हैं। ये देखकर डुएन भी कुछ रोमांटिक डेस्टिनेशन ढूंढने लगता है जहां वो उसके साथ जा सके। रात को जब डुएन घर आता है तो सांगजी सो रही होती है। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और प्यार से किस करता है। सांगजी थोड़ा हिलती है तो डुएन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फिर से सुलाता है। ऐसे ही दोनों के दिन खुशी में बीत रहे होते हैं। एक दिन सांगजी अपने इंटर्नशिप के लास्ट डे पर होती है। बॉस उसके काम की तारीफ करते हैं और डायरेक्टर भी कहता है कि अगर तुम ईही सिटी में काम करना चाहती हो तो मुझसे जरूर मिलना।
सबको गिफ्ट्स देते हुए सांगजी शी के पास जाती है और कहती है मैं किसी का बॉयफ्रेंड नहीं चुरा रही थी। अगर आप जियांग की दोस्त है तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाए। शी उसे कुछ नहीं कहती और उसे भी सांगजी सही लगती है। दूसरी तरफ डुएन की कंपनी में उनकी गेम का न्यू फीचर लॉन्च होता है। ग्राफ टॉप पे पहुंचता है, सभी सेलिब्रेट करते हैं। शियुन कहती है हमने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद यून और शियुन डुएन को बताते हैं कि अब वो चीफ प्रोग्रामर बनने वाले हैं। डुएन थोड़ा हेजिटेट होता है पर उन दोनों की काबिलियत पर भरोसा जताता है। शियुन पूछती है हॉलिडे प्लान्स के बारे में तो डुएन कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रहा है, जो सुन के दोनों मुस्कुरा देते हैं। शाम को डुएन और सांगजी हॉलिडे प्लेसेस डिस्कस करते हैं। सांगजी हर प्लान रिजेक्ट करती है क्योंकि उसे कैंपिंग करनी होती है। डुएन कहता है वहाँ इंसेक्ट्स और स्नेक होंगे। सांगजी इंसिस्ट करती है और कहती है हम सनसेट देखेंगे, स्टार्स के नीचे सोएंगे, ये ज्यादा रोमांटिक होगा। फाइनली डुएन मान जाता है और सांगजी एक्साइटेड होकर पैकिंग करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैवी रेन हो जाती है और उनका प्लान कैंसिल होता है। डुएन सांगजी को उदास नहीं देख पाता तो दोनों घर पर ही टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं। डिनर बनाते वक्त दोनों क्लोज आ जाते हैं पर फोन बच जाता है। सांगजी की मॉम का वीडियो कॉल, वो जल्दी से डुएन को टेंट के बाहर भेज देती है और पेरेंट्स को बोलती है मैं एक फ्रेंड के फ्लैट में कैंपिंग कर रही हूँ। मॉम व्यू दिखाने के लिए कहती है लेकिन सांगजी मुश्किल से डुएन को छुपाते हुए कैमरा घुमाती है। जब वो गिरती है तो डुएन उसके ऊपर गिर जाता है पर पेरेंट्स कुछ नहीं देखते। बाद में दोनों ब्लॉक गेम खेलने लगते हैं। सांगजी चीट करती है और डुएन हंसते हुए उसे पनिश करता है। फन मोमेंट्स के बाद नेक्स्ट डे सांगजी कॉलेज लौट जाती है और डिजाइन कंपटीशन के लिए रजिस्टर करती है। दूसरी तरफ वैंग बिंग को फीलिंग्स बताती है और कहती है मैं जब से तुमसे पहली बार मिली थी तब से ही तुम्हें पसंद करती हूँ, और बिना जवाब लिए ही चली जाती है। फ्लाइट से सांगजी घर लौटती है जहाँ सांगयान उसे पिक करता है। वो मजाक में कहती है कोई तो मुझे लेने नहीं आने वाला था ना। तो सांगयान बोलता है तेरे डुएन ने इतने कॉल्स किए कि मजबूरन आना पड़ा। घर पहुंचकर सांगजी मॉम डैड से मिलती है, फिर डुएन से कॉल पर बात करती है। मॉम सुन लेती है और डैड को बताती है कि शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है। दोनों पेरेंट्स सांगजी से पूछते हैं क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। पहले वो चुप रहती है फिर कहती है मैं आपको पर्सनली बताना चाहती थी। डैड कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद बात करेंगे। उधर डुएन नानवू जाने के लिए तैयारी करता है। सांगयान डिनर प्लान बनाता है और सांगजी से मजाक करता है। समझ जाता है कि वो भी डुएन से मिलना चाहती है। जब वो उसे चिढ़ाता है तो सांगजी उसे मारने लगती है और फाइनली मूड बनाने के लिए कहती है आई लव यू भाई। जब सांगयान और सांगजी डुएन को लेने जाते हैं तो सांगजी एक्साइटेड होकर उसका वेट कर रही होती है। उसे ऐसा देखता हुआ सांगयान मजाक करता है अगर वेट करने में इतना मजा आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ। दोनों बहस करते हैं कि तभी डुएन वहाँ आ जाता है। सांगजी बैक सीट पर बैठ जाती है और डुएन भी उसके साथ पीछे बैठता है। सीट बेल्ट लगाते वक्त डुएन उसका हाथ पकड़ लेता है जिसपे सांगयान वार्निंग देता है कि मैं यहीं पे हूँ, कुछ गलत मत करना। डुएन हंसता है और कहता है कि तुम बस ड्राइव करो। रेस्टोरेंट पहुंचने पर उनके फ्रेंड सरप्राइज हो जाते हैं जब डुएन सांगजी का हाथ पकड़कर उसे मेरी गर्लफ्रेंड कहता है तो एक दोस्त कहता है ग्रेजुएशन के टाइम तो तुमने इसे अपनी सिस्टर बनाया था। डुएन कन्फेस करता है तब मुझे इस पे क्रश था पर बताने से डर लगता था। सब हंसी मजाक करते हैं। फी बताता है कि उसकी वाइफ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। सांगयान प्रैक्टिकल टिप्स देता है जिसे सुन के सब हंसने लगते हैं। सांगजी पूछती है तुम्हें इतना सब कैसे पता। सांगयान बचने के लिए टॉपिक बदल देता है। डिनर में सांगजी थोड़ा ज्यादा ड्रिंक करती है। सांगयान मना करता है पर डुएन उसकी साइड लेता है। गुस्सा होकर सांगयान उसकी मॉम को फेक कॉल करता है पर डुएन फोन लेकर कहता है कि सांगजी 10 बजे घर पहुंच जाएगी। बाद में डुएन उसे घर छोड़ने जाता है। कार में सांगजी पूछती है तुम्हें सच में अल्कोहल एलर्जी है। डुएन मुस्कुराता हुआ कहता है चलो टेस्ट करते हैं। वो उसे किस करता है और कहता है लगता है मेरी एलर्जी चली गई। दोनों एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं और सांगजी खुशी से घर चली जाती है। घर पहुंचने पर मॉम उसे लेट आने का रीजन पूछती है। सांगजी झूठ बोलती है कि सांगयान ड्रॉप करके गया था। थोड़ी देर बाद मॉम उसके रूम में आकर कहती है तुम डुएन को डेट कर रही हो। सांगजी चुप हो जाती है और फिर कहती है मुझे पहले बताना चाहिए था। मॉम कंसर्न दिखाती है और कहती है वो अच्छा लड़का है पर उसके डैड कोमा में है और विक्टिम फैमिली अब परेशान करती है। सांगजी कहती है अब ऐसा नहीं है। मॉम डाउट करती है कि शायद ये इन्फैचुएशन हो पर सांगजी कहती है ये मेरा ट्रू लव है। मॉम कहती है वो तुमसे काफी बड़ा है और बात वहीं खत्म कर देती है।
नेक्स्ट डे सांगजी अपसेट होती है कि तभी डुएन उसे सरप्राइज देने आता है। वो कहता है कुछ इम्पोर्टेंट काम किया है, बाद में बताऊंगा। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। सांगजी एग्री करती है। वॉक करते हुए वो कहती है काश मैं 29 की होती। डुएन कहता है मुझे तुम जैसी छोटी लड़की ही पसंद है। बाद में डुएन सांगजी के डैड से मिलता है। डैड कहते हैं मुझे सरप्राइज हुआ तुम दोनों को देखकर। डुएन सब एक्सप्लेन करता है। डैड कहते हैं तुमने सांगजी का ख्याल रखा है पर हम उसके फ्यूचर के लिए कंसर्न है। डुएन उन्हें अश्योर करता है कि वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। रात में डैड सांगजी को बचपन की कहानियां बताते हैं और समझाते हैं कि उनका कंसर्न सिर्फ उसकी खुशी के लिए है। फिर बताते हैं कि हमने डुएन से बात करी थी, बेहतर होगा तुम ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर सांगजी इमोशनल हो जाती है और कहती है वो मुझे कभी प्रॉब्लम फेस करने नहीं देगा। मॉम फिर भी इंसिस्ट करती है पर सांगजी रोकर अपने रूम में चली जाती है। डुएन भी परेशान होता है, उसे लगता है कि सांगजी के पेरेंट्स सही है। तभी सांगजी का कॉल आता है। वो कहती है मॉम डैड ने कुछ भी कहा हो दिल पे मत लेना। डुएन इमोशनल होकर कहता है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। सांगजी कहती है तुम ग्रेट हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। डुएन कहता है कल मुझे अर्जेंट काम से जाना है। सांगजी चिंता करती है कि कहीं वो ब्रेकअप तो नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने पेरेंट्स से कहती है मुझे डुएन से मिलना है और ईही पहुंच जाती है। डुएन उसे वेट करने को कहता है। स्टार्स देखते हुए सांगजी उस दिन को याद करती है जब वो नानबू आई थी। वो डिसाइड करती है कि इस बार नहीं रोएगी। डुएन आता है और सांगजी कन्फेस करती है उस दिन मेरा कोई ऑनलाइन पार्टनर नहीं था, मैं तुमसे मिलने आई थी। वो अपने पेपर स्टार्स देती है। उसने पहले में लिखा था मुझे डुएन पसंद है और दूसरे में लिखा था मैं बड़े होकर डुएन का कर्ज चुकाऊंगी। डुएन इमोशनल होकर रो पड़ता है। सांगजी कहती है अब किसी और की बात मत सुनना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। सांगजी डुएन से पूछती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो। उसकी बात सुनकर डुएन खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। सांगजी पूछती है क्या हुआ, तो डुएन मजाक में कहता है ये स्टार तो मुझसे दोबारा फोल्ड ही नहीं हो रहा। दोनों रोते हुए स्टार्स फोल्ड करते हैं जिसे डुएन अपने पास रख लेता है। फिर सांगजी के गालों को पकड़कर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार रुलाया और तुम फिर भी कहती हो क्राई बेबी नहीं हो। उसके बाद वो उसे गले लगाता है। डुएन पूछता है तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। सांगजी कहती है तुम कुछ सोच रहे थे ना, मुझे लगा। डुएन हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो भी मैं तुम्हें ले जाता और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेता। फिर वो बताता है कि सोच रहा था ग्रेजुएशन के दौरान यहीं रहे या नानवू जाकर खुद को सेटल करे। ये सुनकर सांगजी समझ जाती है कि शायद उसने ज्यादा सोच लिया। डुएन कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, तब तक बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। रात में डुएन स्टार्स देखते हुए रियलाइज करता है कि सांगजी हमेशा उसके बारे में ही सोचती थी पर वो समझ नहीं पाया। सांगजी उठकर पूछती है क्या हुआ। डुएन कहता है मैंने तुम्हें बहुत बुरा ट्रीट किया है। सांगजी कहती है ऐसा नहीं है, तुमने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है। फिर डुएन फाइनली उसे आई लव यू कहता है और सॉरी बोलता है कि वो ये सब पहले नहीं कह पाया। दोनों इमोशनल होके एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे सांगजी हॉस्टल में होती है और अपनी कंपटीशन थीम मिलने की बात करती है। दूसरी तरफ डुएन शियून के साथ मीटिंग में रिजाइन करने की बात करता है। वो बताता है कि नानवू जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ताकि सांगजी के पेरेंट्स के कंसर्न दूर हो जाए। शियून सजेस्ट करती है कि हेडक्वार्टर के साथ टाई अप करके कंपनी खोले। डुएन एग्री करता है। तभी हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि उसके डैड की क्रिटिकल कंडीशन है। डुएन उनसे इमोशनल बातें करता है, याद दिलाता है कि उनकी डिसीजन ने फैमिली को कितना हर्ट किया, कैसे मॉम अपने कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाई। फिर भी डुएन उनका शुक्रिया करता है कि उनकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल बना। थोड़ी देर बाद उनके डैड के हाथ हिलते हैं पर फिर वो गुजर जाते हैं। डुएन बहुत रोता है और उनका हाथ पकड़कर देर तक बैठता है। बाद में सांगजी उसके पास आती है, दोनों गले लगाकर रोते हैं। डुएन अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है और सांगजी को उनसे मिलवाता है। सांगजी उनसे कहती है कि वो डुएन का ख्याल रखेगी। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। फिर दोनों खुशी के कुछ दिन बिताते हैं। डुएन बताता है कि 1 महीने में नानवू जा रहा है। सांगजी उदास हो जाती है पर डुएन कहता है ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है। अगले दिन पैकिंग करते वक्त दोनों एक क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। एयरपोर्ट सीन में सांगजी उसे रोक नहीं पाती और बार बार हक करती है। डुएन कहता है मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। दोनों इमोशनल गुड बाय के साथ अलग हो जाते हैं।
पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सांगजी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के रूल्स लिखकर डुएन को बताती है। डेली वीडियो कॉल करना, आर्ग्यूमेंट सॉल्व करना, एनिवर्सरीज याद रखना। डुएन पढ़कर कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, और दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगले सीन में सांगजी और यूशिन अपने कंपटीशन प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। दोनों रात भर जगकर मेहनत करती है और बीच बीच में मस्ती मजाक भी चलती रहती है। दूसरी तरफ डुएन अपनी न्यू कंपनी के लिए लोकेशन देखने आया होता है। कई जगह देखने के बाद उसे एक परफेक्ट लोकेशन मिलती है जहां ऑफिस सेटअप और हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन के दिन सांगजी और यूशिन अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है और खुश होती है। उधर सांगयान अपने बार में डुएन और फी के साथ बैठा होता है। तब डुएन बताता है कि वो सांगजी के पेरेंट्स से मिलना चाहता है। फी मजाक में कहता है कि लगता है शादी की बात होने वाली है। थोड़ी देर में सांगजी का कॉल आता है जिसे देखकर सब उसे टीज करने लगते हैं। डुएन कॉल कट कर देता है और सांगयान से कहता है कि जब पेरेंट्स फ्री हो तो उसे बताना। अगले सीन में डुएन फाइनली सांगजी के पेरेंट्स से मिलने जाता है। थोड़ा नर्वस होने के बावजूद भी वो उन्हें गिफ्ट्स देता है और सब साथ में डिनर करते हैं। सांगजी के डैड उसके बिजनेस के बारे में पूछते हैं जहां डुएन प्राउडली बताता है कि उसका सेटअप हेडक्वार्टर की हेल्प की वजह से चल पड़ा है। फिर वो हिम्मत करके कहता है कि मैंने आपके सारे कंसर्न पे काम किया है ताकि सांगजी कभी परेशान ना हो। अब मैंने अपने इश्यूज और सारे कर्जे सॉल्व कर लिए हैं। ये सब सुनकर सांगजी के पेरेंट्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बस इतना चाहिए कि सांगजी हमेशा खुश रहे। ये सुनकर डुएन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। घर से निकलते वक्त सांगयान उसे टीज करता है कि अब समझ जाओ मेरी बहन के साथ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। रात में डुएन सांगजी को कॉल करता है और बताता है कि उनके पेरेंट्स उनके रिलेशनशिप के लिए मान गए हैं। सांगजी खुशी से झूम उठती है। फिर वो बताती है कि उसने डिजाइन कंपटीशन जीत लिया है, पर डुएन मीटिंग के कारण नहीं आ पाएगा। सांगजी कहती है कोई बात नहीं, अगला प्राइज तुम्हारे साथ जीतूंगी। इवेंट के दिन सांगजी और यूशन वेट कर रही होती है। तब अचानक डुएन वहां आता है। सूट में वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसका कहना था कि तुमने सबको बताया नहीं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और सांगजी सरप्राइज हो जाती है। डुएन बताता है कि वो शियोंग की जगह सरप्राइज देने आया है जैसे सांगजी ने अपनी रिलेशनशिप गाइड में लिखा था। स्टेज पर जब सांगजी का प्रोजेक्ट प्ले होता है उसमें उन दोनों के ओल्ड मोमेंट्स दिखते हैं। डुएन ये देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सांगजी को अवार्ड देता है। टाइम स्किप होता है। सांगजी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। सब बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। तब डुएन फ्लावर्स लेकर आता है और सांगजी को प्रपोज करता है और कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सांगजी इमोशनल होकर हाँ कहती है। बाद में दोनों समुद्र के किनारे वॉक कर रहे होते हैं जहां डुएन कन्फेस करता है मैं तुमसे पहले से तुम्हें पसंद करता था। सांगजी खुश होकर उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद सांगजी डुएन के लिए फ्रूट्स लाती है। वो उसे स्टार जार दिखाकर पूछता है कि इस बार किस विश का स्टार डाला है। सांगजी मुस्कुराती है और स्टार खोलती है और उसे किस करती है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।